स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम दीपांशी, शाजिया, सिराज, कनक, रुतिका, इशिका, पुष्कर, हेमंत, सौरभ, अंजलि, शिवांगी, रंजना, ऑल सेट, ग्रेट। तो चलिए पहले एक बैकग्राउंड जान ले आपका, सो दैट आई कैन मॉड्यूलेट माय सेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो इन प्रोसेस हैं, दे आर येट टू डिसाइड देयर ऑप्शनल, येट टू डिसाइड। तो येट टू डिसाइड है तो YTD लिख दीजिए कमेंट में, YTD, येट टू डिसाइड। प्रभाती मंडल एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ठीक है, वी हैव सो मेनी पीपल हु आर येट टू डिसाइड, और कितने सारे लोग हैं वो कह रहे हैं डिसाइडेड, PSR ऑप्शनली लेना है। ठीक है, तो ये सेशन दोनों के लिए फ्रूटफुल रहे तो इस सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मिथ्स की विच आर अराउंड PSR ऑप्शनल एंड हाउ टू गो अराउंड इट, और उसके बाद कुछ नुएंसेस पे बात करेंगे, बारीकियों पर बात करेंगे, जिससे कि आप PSR ऑप्शनल में स्कोर कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट होगा मेरे डिस्कशन का वो जनरल नहीं होगा, बोल बचन नहीं है, वो बहुत ही प्रिसाइज होगा। तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप एक पेन और पेपर अपने साथ रखें और उसमें आप एग्जैक्टली नोट डाउन कर लें कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, कैसे एग्जांपल्स ले रहा हूं। जब भी आप PSR ऑप्शनल ओपन करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा, कि मैं PSR ऑप्शनल में मास्टरी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो इन बातों से पता लग जाएगा। वो कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उनको ले लें तो आपकी जो अप्रोच है वो सब्जेक्ट सेंट्रिक से एग्जाम सेंट्रिक हो जाएगी। और हम सबको पता है कि हम सब क्यों यहां पर हैं, क्योंकि हमें एक एग्जाम क्लियर करना है, टॉप रैंक्स में आना है, और PSR ऑप्शनल उसका एक सबसे अच्छे रास्तों में से एक है। राइट, चलिए, तो हाउ टू स्कोर, ये तो बेसिक एडवांटेज आपको पता है कि GS के साथ मेजर ओवरलैप है। ये वो पोर्शन है जब आप PSR ऑप्शनल मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो इन पोर्शन में, यानी कि GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4 में ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आपकी स्वतः ही मास्टरी होगी। तो इनके लिए अलग से जब आप करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। ये वो टॉपिक्स हैं। GS पेपर 2 तो लमसम आप मतलब PSR ऑप्शनल करेंगे तो 250 नंबर का ये आपको एडवांटेज मिलेगा। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द जॉन रॉल्स कांसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, 150 वर्ड्स। मानकर चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, टेंशन वाली बात नहीं है, मानकर चल रहा हूं कि आप यहां हैं अभी। ठीक है, और टारगेट है हमारा ये, और इस टारगेट का मतलब होता है कि अगर इतने मार्क्स आप ऑप्शनल में स्कोर कर रहे हैं तो GS में मेरिट लिस्ट में जो लोग हैं उनके एवरेज आपके मार्क्स हैं, तो आपकी जो रैंक है विद इन 50 होगी। और विद इन 50 का मतलब है जो चॉइस ऑफ सर्विस है वही मिलेगी आपको। ठीक है, और कार्डर आप जो चाहते हैं उसके लिए भी समझ लीजिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है। राइट, तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो PSR का लग रहा है, क्योंकि जस्टिस वाला पार्ट हम PSR में पढ़ेंगे पेपर 1 सेक्शन ए में, है ना। बट ये क्वेश्चन GS पेपर 4 का है, एथिक्स वाले पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या ये GS वाला स्टूडेंट उतने बेहतर तरीके से करेगा जितना PSR वाला करेगा? PSR वाला कर लेगा। तो कहने का मतलब है ऐसे कुछ एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारी अप्रोच होनी चाहिए, मतलब ये अब आप समझ लीजिए कि किसी भी टॉपिक को जब आप पकड़े तो उसके बैकग्राउंड से उसको शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप से एम एन रॉय के बारे में पढ़ रहे हैं, BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी थिंकर, मतलब हर एक सेक्शन को पढ़ने का एक तरीका है। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करनी है कि आपने नोट्स खोले या फिर आपने कोई बुक खोली और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। देयर आर सम पॉइंटर्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें थिंकर को मास्टर करना है तो गो इनटू द बैकग्राउंड, गो इनटू द स्टोरी, कि क्या चल रहा था उसके समय में। अगर प्लेटो ने इतनी फेमस थियरीज दी जो एंशिएंट से आज तक रिलेवेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे आइडियाज आपको लेंगे, अरे ये तो एंशिएंट टाइम में जो बात हो रही थी वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो उसके पीछे की एक कहानी है कि क्यों वो व्यक्ति थिंकर बना, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने अपने आइडियाज से दिया, वही तो थ्योरी कहलाई। तो एवरीथिंग इज लॉजिकली कनेक्टेड, रटना नहीं है, समझना है। तो हमें थिंकर का स्टोरी बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए, प्लस बुक्स कि उसने क्या बुक लिखी। अब सारी बुक हमें पढ़नी नहीं है, वो भाई प्लेटो ने 5 थ्योरी आपके पॉलिटिकल साइंस में जैसे रिलेवेंट है, तो अब ऐसा तो नहीं है 6th थ्योरी प्लेटो दे देंगे कब्र में से निकल कर आएंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला है कि नहीं। लेकिन अगर हम ये ध्यान रखते हैं कि अच्छा प्लेटो की बुक थी रिपब्लिक,
वो आपको ध्यान हो ही जाएगी, क्योंकि जब मैं स्टोरी से कनेक्ट करूंगा तो अगर आप अपने आंसर में कोट करते हैं, एक तो होता समझ में आना कि प्लेटो ने क्या कहा, एक आता है कि उसमें आप बुक भी कोट कर दें, कोई स्टेटमेंट कोट कर दें, तो आपके आंसर का वजन बढ़ जाता है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो यानी कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, कोई भी, नॉट अ सिंगल टॉपिक जिसका आपकी लाइफ पे कोई इंपैक्ट ना हो। यानी कि आसपास हमारे जो सिस्टम चलता है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वो सब कुछ क्यों चलता है, वो सब कुछ आपको पॉलिटिकल साइंस में स्टोरीज के थ्रू पता लगता है। करंट अफेयर्स, एक मेजर मिथ है कि यार करंट अफेयर्स वाला पार्ट आता है, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स में तो रोज रोज कुछ कुछ डेवलप होते रहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, करंट अफेयर्स अलग से कोई पिलर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये रूल जीएस के लिए भी अप्लाई करिएगा और पीएसआर के लिए भी, क्योंकि पीएसआर में तो जो करंट वाला पार्ट है वो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हैं जीएस पेपर 2 में। यहां मेरे साथ मास्टर कर लेंगे तो प्रीलिम्स में जो करंट वाला डायमेंशन है और जो आपका मेंस में जीएस पेपर 2 में करंट वाला डायमेंशन है वो तो वैसे भी पढ़ना है, वो आपका यहां पर कवर हो जाएगा। आईआर वाला सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या इसका मतलब यह है कि रोज नए नए आर्टिकल पढ़ने हैं, जो भी आर्टिकल आ रहा है हर कोई पढ़ना है? ऐसा नहीं। हमें पता है जैसे इंडिया चाइना, इंडिया चाइना एक थीम है, उससे एक क्वेश्चन आना है, और एक क्वेश्चन जो आएगा वो मैक्सिमम कितने वर्ड्स का आ सकता है? 220 वर्ड्स का आ सकता है, 20 मार्क्स का आ सकता है। और इस 220 वर्ड में जितनी भी मेजर थीम बन सकती है क्वेश्चन की, जब वो सारी मेजर थीम आपको क्लास में कराई जा रही, आपके नोट्स में है, जो करंट से जो चीजें आपको यूज करनी है अपने आंसर में, कोई ट्रीटी का इस्तेमाल करना है, कोई स्कॉलर का इस्तेमाल करना है, वो सब आपको नोट्स में समझाया जा रहा है। तो ब्रॉड डायमेंशन वही रहती है। करंट अफेयर्स में और करंट इवेंट्स में डिफरेंस होता है। बच्चा सोचता है आईआर के जो करंट इवेंट्स हैं, अब ये वाली विजिट, अब वो वाली विजिट, अब ये वाली ट्रीटी में इसको रटू। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने इंडिया चाइना के ब्रॉड डायमेंशन समझ लिए रिलेशंस के कि क्यों होता है, क्या इंडिया की प्रायोरिटी है, तो आप लिख सकते हैं उस पर। फिर जो ये वाले जो इवेंट्स होते हैं तो फिलर्स की तरह है। तो यानी कि आपके जो नोट्स हैं दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। जो अपडेट्स हैं, वो जो रिलेवेंट अपडेट्स हैं वो आपको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ करना होता है, ऐसा नहीं है कि एक आपका आर्टिकल छूट गया तो आपको लेगा हो मेरे मार्क्स चले जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आईआर का आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझ में आ गया और हर एक थीम पर आपको पता है कि यार दीज आर द क्रिस्प डायमेंशंस, इसको कोट करना है, इससे मार्क्स कमाने हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो मार्क्स स्कोर होंगे ही होंगे। मतलब इसमें तो जो एनालिसिस कहेगा कि यार ये वाला क्वेश्चन थीम आनी है, तो आप देखेंगे वही वाली क्वेश्चन थीम आती है। तो दैट इज ऑप्शनल में एडवांटेज है कि गेस करना इज क्वाइट इजी, क्योंकि सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट वैसे भी आपको जीएस में भी करना होता है और यहाँ पर आप मेरे साथ कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, करंट अफेयर्स अलग से पिलर नहीं होता। एक्चुअली करंट अफेयर्स तो स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके पढ़ना होता है। चाहे जीएस की बात कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जीएस में भी अगर इकोनॉमी का भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई करंट में न्यूज आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मॉडर्नाइजिंग इंडियन रेलवेज एंड फॉर दिस पीपीपी मॉडल इज बीइंग यूज्ड, और उसमें न्यूज में कोट किया हुआ है स्विस चैलेंज मॉडल। अब आप क्या सोच रहे हैं कि इसके अलग से नोट्स बनाएंगे कि रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन पीपीपी मॉडल और स्टैटिक पार्ट आपका अलग रखे? नहीं, ऐसे तो चीजें फैलती चली जाएंगी। ऐसे थोड़ा ना होता है। अल्टीमेटली आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि यार ये तो जीएस पेपर 3 का टॉपिक है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल में सब टॉपिक है स्विस चैलेंज मॉडल, तो ये बस इससे जुड़ी हुई न्यूज है। तो आपको वहीं पर एक A4 साइज पेपर या स्टिकी नोट्स में उसको ऐड कर लेना है, छोटे, यू कैन से मतलब काफी कंसाइज वे में, ऐसा ना हो काफी डिटेल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली बेस नोट्स तो आपके होते ही हैं आपके पास। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी को आसान करते हैं, चाहे वो जीएस हो चाहे वो पीएसआईआर हो, है कि नहीं? क्या कोई बैकग्राउंड आपका होना चाहिए पीएसआईआर का? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीएसआईआर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि आपके पास वो बेस नॉलेज होगी तभी आप ऐसा करेंगे, नहीं। मैंने कहा कि हम जीरो से लेकर चलते हैं। मैं मानकर चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता। पॉलिटिकल साइंस में जो पहली क्लास आपकी होगी उसमें पॉलिटिकल और साइंस शब्द का क्या मतलब है इस पर भी डिस्कशन होगा। इसको साइंस कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए इस पर भी डिस्कशन होगा। तो हर एक टॉपिक में बिल्कुल स्क्रैच से जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, मार्क्स कमाने। दैट्स व्हाई आवर अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अप्रोच। हमारी अप्रोच बहुत ही शार्प है, एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं?
कॉम्प्रिहेंसिव है यानी कि जो भी 17-18 स्टैंडर्ड बुक्स कही जाती हैं उन सब का निचोड़ आपको इसमें मिल रहा है। तो आपको अलग से उसका बैकग्राउंड अगर किसी को है भी, जैसे मेरी क्लास में आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है पीएसआर से, बट स्टिल दे आर डूइंग दिस कोचिंग। अगर देखा जाए तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी का जो गेम है उसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, फिर आपको उसको जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, उसमें एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है। तो वो उससे ही हमें यहाँ पर काम करना है। तो आप ये मत समझिएगा कि उनको कुछ ज्यादा एडवांटेज मिल गई, कारण क्योंकि 1 से 1.5 महीने में अगर आप क्लास में रूटीन से हैं, जो टास्क दी जा रही है क्लास में मेरे साथ कर रहे हैं, तो आप उस क्लास के साथ साथ बढ़ेंगे। दैट इज अ श्योरिटी, राइट? तो कोई बैकग्राउंड वाली बात नहीं है। क्या बहुत सारी बुक्स पढ़नी है? अभी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके नोट्स हैं उसमें अलग से मैंने कोट किया हुआ है, ये सोर्सेज हमने लिए हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, इग्नू, एवरीथिंग इज इन देयर। और जो हमने फॉर एग्जांपल किसी स्टैंडर्ड बुक से लिया तो हमने उसको ब्रैकेट में बता दिया कि देखो ये जो पैराग्राफ है हमने स्टैंडर्ड बुक से लिया है। तो आपके दिमाग में भी एश्योरिटी होगी कि यार अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है जब मेरे नोट्स में इसमें से दिया हुआ है। तो ये मिथ है, इसमें नहीं पढ़ना है। क्या बहुत सारा रट्टा मारना है? अभी आपको बताया कि भाई सब कुछ स्टोरी कनेक्ट कर रही है, राइट? और जिस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है उसमें यूपीएससी वांट कि आपका एक एनालिटिकल बेंट हो दिमाग का, कि आप कनेक्ट करें। कि जो आप स्टोरी बैकग्राउंड से चीजों को पकड़ते हैं तो यू आर एबल टू कनेक्ट बेटर, राइट? आपका गोल यहां पहुंचना है, यहां नहीं। कारण पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर आपको यहां पहुंचना है तो उसके लिए बाद में एफर्ट करते रहिएगा। तो यानी कि अगर मैं कार्ल मार्क्स पढ़ा रहा हूं आपको, टॉपिक है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो जो थ्योरीज हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनका मीनिंग है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मॉडल आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन की टेम्पलेट है, कंक्लूजन की टेम्पलेट है, उन पर मास्टरी करनी है, राइट? अगर आप सोचो कि यार मैं इतना इंप्रेस हो गया दास इससे, कार्ल मार्क्स से, कि अब मैं दास कैपिटल ही पढ़ूंगा, ओरिजिनल बुक ही लेकर आऊंगा, अब तो बस तभी मास्टरी होगी, यूपीएससी है मेरा गेम, बिल्कुल डेप्थ से पढ़ूंगा। देखिए अभी वो समय नहीं है। हकीकत ये है, काफी सारे बच्चे पीएसआर ऑप्शनल में आके इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि दैट्स माय गारंटी कि विद इन 1.5 मंथ आपका सोचने समझने का जो तरीका है रिगार्डिंग सोसाइटी, फैमिली, रिलेशंस, नेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वो शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि यू विल बी एक्सपोज्ड विद सो मेनी आइडियाज, यू विल बी एक्सपोज्ड विद द लाइफ ऑफ सो मेनी थिंकर्स, कि वो कैसे सोचते थे, कहां से डेप्थ आती थी, तो डेप्थ आ जाएगी। तो कई बार इमोशंस में आदमी बहुत कुछ पढ़ने लगता है, ऐसा नहीं करना। उस समय का इस्तेमाल हम आंसर राइटिंग में करेंगे और जीएस के अदर पोर्शंस को रिवाइज करिए। क्योंकि आप पीएसआर में हैं मेरे साथ, तो पीएसआर की एश्योरिटी हो गई है। आप अदर सेक्शंस पे फोकस करें। ऑलरेडी पीएसआर ऑप्शन आपको प्रीलिम्स में भी एडवांटेज दे रहा है, क्योंकि जब प्रीलिम्स जीएस के अदर पार्ट वहां पर भी हमें साथ साथ कवर करके चलेंगे तभी तो रैंक आएगी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा रैंक है। तो हमें यहां पहुंचना है, भावनाओं में बहना नहीं है, पिघलना नहीं है। समझ रहे हैं? हमेशा एक ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से चलेंगे। मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में, यूपीएससी सिंप्लीफाइड नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप शशांक त्यागी 4U आप सर्च करेंगे आ जाता है। सो वहां पर मैंने एक 2 बुकलेट आपको दी हैं। तो पहली बुकलेट जो मैंने बनाई थी वो थी कि उसमें आपका सिलेबस, आपका सोर्सेस और अभी तक लेटेस्ट यानी कि 2022 तक के मींस के पिछले 10 सालों के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया हुआ है। तो जब भी आप हमारा कोई टॉपिक जैसे स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड विद आइडियोलॉजीज, पेपर 1 सेक्शन है, तो आप ओपन कर लीजिए आइडियोलॉजीज वाला पॉइंट उस बुकलेट में, देखिए कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो आपके दिमाग में ना एनालिसिस बनने लग जाएगा कि एक सब टॉपिक है इसमें लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म से कुल 3 थीम्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। 3 थीम्स हैं जी, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और करीब 4 तरह के क्वेश्चन डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है मेजरली: एनालाइज, एग्जामिन, इंटरलिंकेज, कमेंट, राइट? तो ये मतलब इतना डीप एनालिसिस अगर आपने कर लिया मेरे साथ, तो आपको नहीं लगता कि जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि यू नो
व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस लेक्चर, कि आपको निचोड़ क्या निकालना है, राइट? और फिर उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमेशा जहां पर आप पढ़ेंगे वहां पर ये पहली बुकलेट तो रखी रहेगी। अब दूसरी बुकलेट क्या है, उसमें पूरे आपके पीएसआर ऑप्शनल में सेक्शन वाइज और सेक्शन के अंदर टॉपिक वाइज मैंने कंपाइलेशन बनाया है ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स, उनकी स्टेटमेंट्स, कि किस टॉपिक में किसका इस्तेमाल करना है, स्टेटमेंट, थिंकर। और कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं आपको, उसका प्रिंट आउट करके रखो। जब भी आंसर राइटिंग करो, पता है इस टॉपिक पे कर रहा हूं, स्टार्टिंग में तो उसको रेफर करना स्टार्ट कर दो, ग्रेजुअली यू विल सी इट विल कम इनटू योर हैबिट। तो आपके आंसर का स्टैंडर्ड इसी ऐसे ही बूस्ट हो जाएगा, रैंडमनेस नहीं रहेगी, स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ आंसर आपका बनने लग जाएगा। केवल ये सिंपल हैक्स हैं हमारे, समझ रहे हैं? तो इस तरीके चला, दोनों बुकलेट वहां पर अपलोडेड है, आप फाइल सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ओपन फॉर ऑल है। अब ये मिथ, सिलेबस काफी वास्ट है, ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि बच्चा सिलेबस को काउंट करता है, मतलब सिलेबस की वास्टनेस काउंट करता है यूनिट 1 2 3 4 5 इस तरीके से। वो एक्चुअली सिलेबस को एसेस करने का सही तरीका नहीं है, पहली बात तो। कारण जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपने कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, फिर आप आइडियोलॉजीज में गए, वहां पर मार्क्सिज्म लिखा है। जब कार्ल मार्क्स में मास्टरी होगी तो मार्क्सिज्म तो केक वॉक है ना आपके लिए। फिर आप दूसरे यूनिट में जाएंगे थ्योरी ऑफ स्टेट में, वहां पर भी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है, तो वाला तो पार्ट केक वॉक हो गया ना। ऐसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप जॉन लॉक और जेएस मिल मेरे साथ मास्टर करते हैं, तो जैसे ही आप आइडियोलॉजीज में जाएंगे वहां पर एक टॉपिक आएगा लिबरलिज्म। जब आपने ये मास्टर कर लिया तो यहां से आइडियाज निकल रहे हैं लिबरलिज्म के, तो वो तो केक वॉक बन ही जाएगा आपके लिए। फिर थ्योरी ऑफ स्टेट यूनिट में गए तो वहां पर लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, वो आपके लिए केक वॉक बन जाएगा। तो पीएसआर ऑप्शनल की ब्यूटी ये है कि अगर आपने एक यूनिट को अच्छे से तैयार कर लिया तो दूसरी यूनिट का कुछ पोर्शन स्वतः ही ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो रहा है। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज व्हाई सो मेनी सिलेक्शंस यू कैन से कमिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाती है। लेकिन इस गहनता को समझना जरूरी है। अगर आप रटने की कोशिश करोगे केवल तो मजा नहीं आएगा, लेकिन आपने यूज समझ लिया, लिंकेज समझ लिया, तो यू विल बी रीऑर्गेनाइजिंग द सिलेबस इन योर माइंड। और रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है मैं बताता ही रहता हूँ, टॉपिक तो मैच कर ही रहा है, लेकिन बार बार कनेक्ट करता रहता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि यार ये तो एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसा कंप्लीट हो जाएगा कि जब मैं दूसरी यूनिट कर रहा हूं तो पुराने वाली मेरी रिवाइज हो रही है, तो ऐसा एडवांटेज आपको मिल रहा है, राइट? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया जरा यहां देख लीजिए। जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में लिबरलिज्म है, आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में लॉक जेसमिल पढ़ लिया, तो ये वाला पार्ट केक वॉक आपके लिए। मार्क्स आपने पढ़ लिया, यहां मार्क्सिज्म दिया हुआ है, देखिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही आपने ग्रैम्सी पढ़ लिया तो ये भी मार्क्सिज्म में आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां पर आपने गांधी जी को पढ़ लिया तो गांधीज्म आपका तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है टॉपिक इंटर कनेक्ट कर रहे हैं। इन एरियाज में आप बार बार जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी इन आइडियाज को पढ़ेंगे मेरे साथ, यहां पर आपका उसका बेस बन जाएगा। तो ये हमारा कैटेगराइजेशन है इस सिलेबस का, ठीक है? तो ये बात हुई। जो अभी लोग एकेडमी में हैं, ये उनका सर्वे है। तो जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट है मतलब वो लोगों का जिनका पीएसआर ऑप्शनल है, मतलब था तो सेलेक्ट हो गया। तो ये तो एक फैक्ट है, बट दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर 310 प्लस। आप कैसे स्कोर करेंगे, अब जरा सेकंड पार्ट में चलते हैं। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ठीक है? अब थोड़ी बारीकियों पर बात कर ली जाए, ठीक है? आपको सिलेबस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, सिंस यू आर चूजिंग पीएसआर ऑप्शनल एज योर लैडर टू मेरिट लिस्ट, ऑप्शनल के सिलेबस पर पकड़ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है, जो आपको पीएसआर बुकलेट मैंने बना रखी है, बेसिक किट, जो फर्स्ट पीडीएफ जो बुकलेट है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सिलेबस, पीवाईक्यू, सोर्स सब कुछ दिया हुआ है मैंने। जब भी कोई यूनिट स्टार्ट हो उसको ओपन कर लो सिलेबस को, देखो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे ही मैं कहूं ग्लोबलाइजेशन, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन सिलेबस में 2 जगह दिया हुआ है, ओवरलैप है। जैसे ही मैं कहूं कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न, ओ क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म,
ये सिक्योरिटी से भी कनेक्ट करेगा जीएस में, यहां पर भी कनेक्ट करेगा, ऐसे में भी कनेक्ट करेगा, और मेरे पीएसआर सिलेबस में यहां पर ये मेंशन है। तो अगर सिलेबस पर ऐसी पकड़ आपने बना ली, जो कि शुरुआत से ही हमें बनाकर चलना है, एफर्ट्स धीरे धीरे करते रहेंगे, बन जाएगी, देन दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी फॉर यू। समझ में आ रही है बात? कितनी नॉलेज जरूरी है ये बहुत मतलब पता होना चाहिए। कहा ना आपको, सब कुछ नहीं, लेकिन जो जरूरी है, जिस तरीके की थीम जरूरी है वो आना चाहिए। एग्जाम्पल, पेपर 1 सेक्शन 8 टॉपिक नंबर 1, पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, ये पहली यूनिट है आपकी। यहां से कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप देखोगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंपाइलेशन में, तो देखोगे कि एक तो आता है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, फुल स्टॉप, कमेंट ऑन इट्स रेलेवेंस। तो पता लगा कि यार मीनिंग, रेलेवेंस, डिक्लाइन इन रेलेवेंस, रिसर्जेंस, टाइप ऑफ अप्रोचेस और पर्टिकुलर अप्रोच पर कमेंट। तो ये है वो क्वेश्चन जो इस यूनिट से आने हैं। कंटेंट को देखना है, डिस्कशन में रहना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाएगा। अब इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस पर किसी ने रिसर्च करी हो, अलग से बुक लिखी हो, क्या वो हमें पढ़ने की जरूरत है इस टाइम पर? नहीं। हमें पता है कि यहां से 10 मार्क का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी, और ये 5 तरह की क्वेश्चन थीम है जो रिपीट हो रही है। और हमने क्लास में सीखा है टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, मास्टरी हमें सब्जेक्ट पर हो गई है, बट फोकस रेजर शार्प होना चाहिए। क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, जीएस और ऑप्शनल का आंसर कैसे डिफरेंशिएट होगा? एग्जांपल देता हूं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके जीएस पेपर 2 में भी आता है, आपके प्रीलिम्स में भी आता है, सबको पता है। फंडामेंटल ड्यूटीज सुना होगा आपने, मौलिक कर्तव्य। और ये आपके पेपर, जो पीएसआर का पेपर 1 सेक्शन बी है, आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, वहां पर भी आता है। तो अब जब इससे क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन आया, डिस्कस द रीजंस व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट मेंशन्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। उन कारणों पर चर्चा कीजिए किस वजह से मौलिक कर्तव्यों को जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उस संविधान में क्यों ऐड नहीं किया गया था। तो अब आप कैसे करेंगे? तो भाई जीएस पेपर 2 में कर रहे हैं तो एनालिसिस डालना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शनल में कर रहे हैं तो ध्यान रखना केवल कुछ ही ये चीजें हैं, ये मसाला है। इन मसाले में 3 तरह के मसाले ये डालना है, बहुत जबरदस्त बनेगा आपका आंसर। पहला, पेशर ऑप्शनल में आप हैं तो थियरी को यूज कीजिए, राइट्स वर्सेस ड्यूटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुआ था इस बात पर, लेकिन कहा गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना इस तरीके से है कि हम भारत के लोग खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग आवरसेल्फ। तो यानी कि सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हम खुद भारत के लोग हैं। ये आइडिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से कनेक्ट करता है, ये आइडिया रूसू के आइडिया से प्रेरित है, ये आइडिया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करता है। तो जो वर्ड है रूसू, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पीएसआर ऑप्शनल में ऐड होगा, जीएस में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ऐड हो जाएगा केवल। इसके बाद राइट्स वर्सेस ड्यूटीज का कॉन्सेप्शन आप बताएंगे। डिबेट थी राइट्स वर्सेस ड्यूटीज में, और ये माना गया कि क्योंकि लोग खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, दैट इज व्हाई इट वाज कंसीडर्ड दैट पीपल आर गोइंग टू अपहोल्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में उन पर ड्यूटी अलग से इंपोज करने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ ऑलरेडी उन पर अप्लाई होंगे। ये लॉजिक आपने जीएस में दे दिया। अब इसी बात को जब ऑप्शनल में लिखेंगे, तो ऑप्शनल में जो आपने मेरे साथ डिस्कशन किया होगा, liberal idea was prominent in Constituent Assembly when it comes to giving preference to the conception of rights, and that is why two kind of rights were there, fundamental rights and socio-economic rights in DPSP. It was considered that duties may lead to totalitarian nature of state in future, and that is why this idea was not given that much space. तो जो वर्ड्स देख रहे हो, टोटलिटेरियन, ये पीएसआर की वोकेबलरी है। अगर आपने इस पर मास्टर कर लिया तो वो तो छन छन कर जाएगा जीएस में, तो वो तो केक वॉक है आपके लिए, उसमें तो जबरदस्त स्कोर होगा ही होगा। तो यहां पर हमें स्कॉलर्स, एक्सपर्ट, जैसे मैंने रूसू का इस्तेमाल किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट का भी अभी इस्तेमाल किया, तो ये एक्चुअली आपके आंसर को जनरल आंसर से अलग करेगा। क्योंकि देखिए, दिस इज कॉम्पिटिशन, एंड कॉम्पिटिशन में यू हैव टू बी एट द बेस्ट। सीधी बात। तो शुरुआत से ही पता हो
कि भाई ये करना है, ऐसे स्कोर को मैक्सिमाइज किया जाता है। क्लियर है? देखो, लक्ष्मीकांत बाइबल की तरह होती है जीएस की प्रिपरेशन के लिए, राइट? लेकिन एक बार आपने पीएसआर ऑप्शनल पढ़ लिया मेरे साथ, तो लक्ष्मीकांत ऐसा होगा कि चलो देख लेते हैं, इसका भी सम्मान कर लेते हैं, अच्छी बुक है। क्योंकि लक्ष्मीकांत में प्रोविजंस हैं, नो डाउट, बहुत ही सिंपल वे में प्रोविजंस बताए हुए हैं और जीएस में जबरदस्त उसका इस्तेमाल है। लेकिन यहां पर आपने प्रोविजंस भी कर लिए, प्रिंसिपल्स भी कर लिए, प्रोसेस भी कर लिया और इन सब का इवोल्यूशन देख लिया, तो मुझे बताइए जीएस तो काफी इजी हो ही जाएगी आपके लिए। तो जो प्रीलिम्स में भी जो प्रिंसिपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना 2017 के बाद से, स्पेशली थोड़ा एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपके लिए केक वॉक बन जाएंगे। पीएसआर की वोकैबुलरी डेवलप करनी होती है मैं शुरू से, मतलब जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूं उन शब्दों पर फोकस करना है। बैलेंस ऑफ पावर, मल्टीकल्चरलिज्म, सिक्योरिटी डिलेमा, तो ये शब्द आप आर्टिकल्स में देखते हैं, लेकिन कई बार आपका ध्यान उस पर इतना इस वजह से नहीं जाता क्योंकि अभी आपकी नॉलेज उसके बारे में शायद कम हो। लेकिन जब आप पीएसआर में पढ़ लेते हैं तो आप देखते हैं वर्ड्स आपको आसपास दिखने लग गए हैं। अब जिस आर्टिकल से पहले आप इतनी वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, यू विल बी एबल टू डिराइव मोर वैल्यू नाउ, और अपने आंसर्स में दिस वोकैबुलरी इज आल्सो गोइंग टू यूज कि आपके आंसर की लेजिटिमेसी जो वजन है वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो पीएसआर वोकैबुलरी, अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल वाइजली करना है। आप कहेंगे सर फ्री टाइम होता ही कहां है हमारे पास, क्या वाइजली करें इसमें? देखिए, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या कर रहे हैं, नजारे देख रहे हैं इधर उधर, तो वो भी करिए, आपकी मर्जी है। लेकिन एक ऑप्शन ये है कि अगर आप कुछ डायरेक्टली किसी काम में एंगेज नहीं है, यू हैव सम टाइम, सो हैव सम, यू कैन से स्पेसिफिक आर्टिकल, यूट्यूब वीडियोस। जैसे कि यूट्यूब वीडियोस जो मैं बनाता रहता हूँ यूट्यूब पर, तो उसमें ना काफी सारी अपडेट्स को बहुत ही सिंपल वे में समझाया जाता है, और हर एक मेरी वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ मेंस का, जो क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 से भी रिलेवेंट है, जो क्वेश्चंस पीएसआर ऑप्शनल आईआर वाले पार्ट से भी रिलेवेंट है। तो एटलीस्ट उस टॉपिक को सुनने के बाद जब वो आप मेरे से क्वेश्चन सुनते हैं यूट्यूब वीडियो में, तो यू आर एबल टू कनेक्ट कि अच्छा, इस डेवलपमेंट का इस्तेमाल मुझे ऐसे रजिस्टर करना है अपनी मेमोरी में, राइट? सो फ्री टाइम का इस्तेमाल जुडिशियसली करने की जरूरत है। क्या ओआरएफ, आईसीडब्ल्यूए, एमईए, ये सारे पोर्टल्स आपको रेफर करने होते हैं एज मैंडेटरी सिंस यू आर इन पीएसआर ऑप्शन? देखिए, फ्री टाइम में अगर आप आज रिवाइज करने की सोच रहे हैं इंडिया रशिया, और आपने बेस नोट्स पढ़ लिए हैं, और अब आपके पास कोई फ्री टाइम, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी फ्री टाइम है, तो उस टाइम पर आप, हाँ, आईसीडब्ल्यू की वेबसाइट पर इंडिया रशिया से जुड़ा हुआ कोई एक डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं, एक आर्टिकल रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन वेबसाइट पर जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं आप रीड करते रहेंगे, आपको कुछ कुछ नॉलेज होती रहेगी और आपको लगेगा कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब जा रहे हैं। नहीं, दैट्स अ मिराज, दैट्स नॉट द स्ट्रेटेजी। क्योंकि स्ट्रेटेजी का मतलब है कि ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, ये क्वेश्चन टाइप है, और अब कैसे ही क्वेश्चन आ जाए हम तैयार हैं, और तैयार होने के लिए दिस मच कंटेंट इज नीडेड। तो हमें वैल्यू एडिशन के लिए इनका इस्तेमाल करना है। कुछ टर्म्स मिल गई, कुछ एग्जाम्पल दिमाग में आ गए, राइट? वैसे आपके क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं ऐसे लिंक्स, वीडियो लिंक्स ये शेयर करता रहता हूं, ठीक है? तो फ्री टाइम में इसका इस्तेमाल करें। कंप्लीट, क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि जैसे कई लोग बोर्ड के एग्जाम में ग्रेजुएशन में करते थे कि यार 5 यूनिट है, 5 में से 3 कर लेते हैं, और 3 कर लेंगे तो लमसम इतने मार्क्स तो आ जाएंगे? नहीं, हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, और वैसे कंप्लीट करना है जैसे डिजर्व करता है, राइट? क्योंकि देखिए, एक बार ऐसा होगा कि डब्ल्यूपीटी से 65 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, 65, एक बार ऐसा होगा 45 के आ जाएंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से 15 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, राइट? वेरी कर सकता है। तो क्योंकि सिलेबस की खूबसूरती है कि सिलेबस इंटरलिंक्ड है, और सिलेबस का यूसेज जीएस में भी है, एसए में भी है। तो पीएसआर ऑप्शनल के सिलेबस को कंप्लीट करने का मतलब है अदर एरियाज में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना, उस समय का इस्तेमाल करके आप एडवांटेज ले रहे हो, तो सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है, राइट? क्योंकि जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी कंपलसरी हमारे दिमाग में आने चाहिए। आंसर लिखने से पहले कुछ मॉडल आंसर्स
को रिव्यू करना जरूरी है। वो मॉडल आंसर्स मैं भी आपको ग्रुप में शेयर करता रहता हूं, आपके क्लास डिस्कशन में आता रहता है, तो हर बार आप देखेंगे कि किन बारीकियों पर मैं पॉइंट आउट करता हूं। आंसर बिल्डिंग के जो तरीके हैं, बेसिक्स, कि आपको जज करना हो अपना आंसर तो किन टिप्स को देखें, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कॉन्क्लूजन में, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, एनालिसिस, डेप्थ, प्रेजेंटेशन, तो इन सब चीजों को हमें देखकर चलना होता है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि अब आप कुछ नई क्रिएटिविटी दिखाएंगे इंट्रोडक्शन की, नहीं, ऑलरेडी सारी क्रिएटिविटी हम यही प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। एग्जाम तो समझ लीजिए कि अब आप तैयार हैं तो बस कर्टेन हट गए और आप स्टेज पर हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या स्टेज पर हैं, अब आप सोचेंगे कि अब क्या परफॉर्म करूं? नहीं, जो परफॉर्मेंस है आपकी वो तो क्लास के पहले दिन से ही प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। तो जो वो एग्जाम है वो तो स्टेज है, स्टेज पे जाके अब परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मेंस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो तो भाई पहले ही डिसाइड हो जाते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना वहां पर रैंडम करोगे, बारात वाला डांस थोड़ी ना करना है, राइट? तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस पेपर 1 पेपर 2, जो मैंने आपको बताया कि सिलेबस को इंटरलिंक करके चलना है, इससे आपके आंसर्स में एडवांटेज आएगी। मैं बताऊंगा आपको कैसे ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज वाली बात कही, ठीक है, तो उसमें तो मैंने इंटरलिंकेज दिखाई कि देखो पेपर 1 सेक्शन बी में आईजीपी वाला पार्ट ये क्वेश्चन था और हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसू का इस्तेमाल कर दिया। ऐसी आईआर थ्योरी में भी मार्क्सिस्ट थ्योरी है, जब मार्क्स पेपर 1 में आपने पढ़ लिया तो मार्क्सिस्ट थ्योरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भी आप उनको कोट कर सकते हो कि भाई वाई नदर्न नेशंस आर रिचर देन सदर्न नेशंस। ऐसा क्यों है कि जो नदर्न नेशंस है इक्वेटर के ऊपर, जो जिसको हम वेस्टर्न नेशंस भी कहते हैं, वो ज्यादा अमीर हैं, और जो सदर्न नेशंस हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां पर देश गरीब हैं। तो इस चीज को हम कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सरकारों का बैकफुट पर होना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का गवर्नमेंट पॉलिसीज पर होल्ड होना, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि क्यों जिन देशों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उन देशों का वर्चस्व हुआ। जैसे कि पहले पैक्स ब्रिटिकाना, ब्रिटेन का वर्चस्व, फिर पैक्स अमेरिकाना, अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका की हेजेमनी, और अब कह रहे हैं पैक्स सिनिका, चाइना का वर्चस्व। हालांकि पैक्स सिनिका ना है, इसके लिए जो है एफर्ट्स जारी हैं, राइट? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एवरी अदर पावर इज वर्किंग कि चाइना ऐसा ना करे, क्योंकि चाइना रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानता, कॉन्फ्लिक्ट में उलझा रहता है। ये एक तरीका है चीजों को रिवाइज आसानी से करने का। अल्टीमेटली मैंने कहा कि कुछ एक्स फैक्टर आपके आंसर में होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके रूम में जाएं और आपने पूरी दीवारें जो हैं इस तरीके से की हुई हैं तो उसका मतलब है कि अब आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। देखिए, इसका पर्पस है कि स्ट्रक्चर में आप रिवाइज कर लें। यानी कि जैसे आपने आज पॉलिटिकल थिंकर्स रिवाइज करना है, तो मेरे क्लास में बताता हूँ कि भाई नोट्स 2 बार रिवाइज कर लो, तो उसके बाद फुटनोट्स बना लेना। तो फुटनोट्स को चाहे सामने रख लो और की एरियाज को हाईलाइट कर दो। तो स्टिकी नोट्स इज अनदर थिंग, कि वैसे आप उन, जैसे एक पर्टिकुलर थिंकर है तो उसके कीवर्ड्स को आपने रख लिया। जब आपका अब टेस्ट होने वाला है तो टेस्ट से पहले आपने उसको देखा और डायरेक्टली आप टेस्ट में चले गए। तो दिस इज अ गुड वे। तो मुझे लगता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बेसिक्स की और नुएंसेस की। ये जो पीडीएफ मैंने आपको बताया, ये पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है, शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो शशांक त्यागी फॉर यू, यहाँ पर मैं आपको मिल जाऊंगा। आपका कोई डाउट है, यू नीड माई गाइडेंस, सो आई एम अवेलेबल देयर एंड देयर एज वेल। अब जरा सेशन को आपके सवालों के लिए ऑन करते हैं, फिर बात करते हैं। यस, आप हैंड रेज कर लीजिए। और कुणाल, यस कुणाल, आप अपने सवाल जो है चैट में भी पेस्ट कर सकते। व्हाई इट इज हेलो सर। हेलो कुणाल, एम ऑडिबल सर? यस यू आर। सर मेरा क्वेश्चन सर इंटरनेशनल रिलेशंस से था सर। हेलो। जी हाँ कुणाल। यस सर। सो अभी एक सर पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पर डॉक्टर अजय शंकर गए हुए थे, और एक छोटी सी लाइन में उन्होंने अभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पूरी बता दी थी। ही टोल्ड दैट, ही सेड दैट इंडिया की जो प्रायोरिटीज होंगी वो उसका पहला होगा
its neighborhood, then its second one is extended neighborhood, then Africa, and then the global superpowers. So my question is that कई सारी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, या ORF का भी जो रायसेना डायलॉग हुआ था वहां पर भी कई सारे लोग, सर इन सबको कन्फाइन कर कर सर इनको हम प्रेजेंट कैसे करें, बिकॉज इट बिकम अ लॉट ऑफ हैक्टिक एंड क्रिएट अ हॉच पॉच बिटवीन दीस स्टेटमेंट्स एंड बस समझ गया मैं। यस सर एंड ठीक है, मैं पहले इसका आंसर दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट जो आ रही है आपको उसका कंपाइलेशन करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। आपका अलग से एक यूनिट है पेपर 2 में, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, फिर इसमें सब टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और फिर आप उसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जेनेसिस और प्रेजेंट देखते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में ही कराता हूँ, और आपको स्टैंडर्ड नोट्स, टाइप्ड हैंड रिटन नोट्स वो सब दिए जाते हैं। तो यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर एक स्टेटमेंट को रटना है या हर एक स्टेटमेंट को लिखना है। Whatever is required is already discussed and given. नो सर कई आई एम सारी स्टेटमेंट जो होती हैं, they are not directly impacting India's foreign policy. They are given in a particular reference. जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले हमारा नेबरहुड है जी, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड, फिर अफ्रीका एंड देन सुपर पावर्स। आपको लग रहा है कि इंडिया का डेवलपमेंट विदाउट प्रायोरिटाइजिंग सुपर पावर्स हो सकता है? डू यू थिंक? नो सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं यूएस तुम बाद में मिलना, पहले तो जरा हम श्रीलंका पर फोकस करेंगे जी, म्यांमार पर फोकस करेंगे, नेपाल भूटान पर फोकस करेंगे? नहीं। एक्चुअली दीज आर नैरेटिव्स व्हिच आर क्रिएटेड सो एज वी कैन प्रेजेंट आवरसेल्फ एज रीजनल लीडर्स। यस सर रीजनल बट लीडर्स वो होता है जो अपने आसपास को प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है। सर बट इफ अगर हम इंडिया में अपना रीजन ही डोमिनेट नहीं कर पा रहे, तो फिर हम बाहर जाकर ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, एंड देयर वी हैव चाइना विद द ब्लैंक चेक्स एंड देयर गनबोट डिप्लोमेसी एंड ऑल दिस स्टफ। सो आई मीन ऐसा मेरा क्वेश्चन सीधा यही था सर कि जैसे एक फॉर्मर रॉ चीफ हुआ या फिर कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ऑल दोस CIA चीफ हुए, उनकी जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो कई सारी स्टेटमेंट्स को है ना आई मीन क्रैश कर देती हैं। तो उसको उसको रिलेटेड सर पूछना था मुझे। आई नो दैट इनका कंपाइलेशन नहीं होता है, वो तो सब डिस्कस ही होता है, पहले से ही हो रखा होता है। जैसे आपने कहा कि अगर हम रीजन को ही डोमिनेट नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे, राइट? आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं, बट द पॉइंट इज the word dominate is used in Chinese reference, or the reference in which word hegemony, power is being used until now. लेकिन इंडिया का जो नैरेटिव है to become, you can say, one of the great power, or at later stage maybe super power, may not be the same which was used by Britain, USA and now by China. यानी कि पैसा और हथियार के बल पर शक्तिशाली बनना ही केवल तरीका नहीं है, हथियार और पैसा दोनों जरूरी हैं, वो तो फैक्ट है। बट इसके अलावा व्हाट वर्ल्ड नीड्स इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज प्रोजेक्शन व्हिच इज टॉकिंग अबाउट वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ इज फेसिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडर मिस्टर क्लॉस श्वाब सेड कि जो कोविड-19 के दौरान दुनिया ने देखा, ये आखिरी मौका है मानवता के सामने कि हम अपनी आंखें खोल लें, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट चलती है, पावर डोमिनेशन चलती है, इसको बदलें। और यहां पर उनका आइडिया लिंक होता है इंडिया के वैल्यू सिस्टम और इंडिया के प्रोजेक्शन से, जो बात करता है नॉन इंटरफेरेंस की, जो बात करता है कि हम अपने अधिकारों को तो प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए हथियारों का इस्तेमाल करना हुआ करेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली रेज द कॉन्फ्लिक्ट्स जस्ट टू एक्चुअली फुलफिल सम नैरो national interest. I'm using the word narrow national interest because national interest is primary, but not narrow, like used by Western powers earlier and being used by China as of now. तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले इंडिया क्या चाहता है। अगर आपने ब्रॉडली उसको समझ लिया तो ये सब जो चल रहा है ना, ये सब तो मतलब कनेक्ट हो ही जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट अबाउट स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं, इवेंट्स क्या हो रहे हैं, इट इज अबाउट
understanding the broad spectrum, how things work, What the major where policy? things are going, what are India's priorities, why are those priorities. तो अगर आपने इस पर पकड़ बना ली तो बाकी सब केक वॉक है. Yeah, yes, sir. आपने कहा कि वेस्टर्न पावर से, सुपर पावर से क्या ही करेंगे अगर रीजन को डोमिनेट नहीं किया. How you And can actually be in the good books of regional powers when you can provide some value to them. Value in what way? Security, economy. And for security economy, we need cooperation from West in terms of technology, in terms of having favorable terms in international organizations like WTO, UN, IMF, etc. So ऐसे में alignment with powerful nations like US becomes a necessity of India in order to develop itself as a regional power. बात समझ में आ रही है आपको कुणाल? yes, sir. सर वो डोमिनेट गलत वर्ड था, सॉरी फॉर दैट सर. माय लास्ट क्वेश्चन इज कि सर मेरा एलिजिबिलिटी से क्वेश्चन था यूपीएससी के जो एग्जाम है उसके लिए रिलेटेड. सर जो एलिजिबल होते हैं उनके सर जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो यूपीएससी जब निकालती है तो जनरली 1 अगस्त होती है. एंड जो सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो सर 17 अक्टूबर 2003 है सर. सो सर आई थिंक सर मैं 24 में एलिजिबल हो पाऊंगा या नहीं, बिकॉज इलेक्शंस भी हैं. तो क्या ऐसा डिले हो सकता है कि मैं 24 में हो पाऊं या? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आई मीन नंबर डिले. वन. अच्छा, आप कह रहे हो कि एग्जाम डिले हो जाए, ऐसा कुछ? यस सर. अच्छा अच्छा. जो नोटिफिकेशन आती है वो बहुत ही क्लियर होता है कि जैसे कहा कि 1 अगस्त, ठीक है? तो सबसे पहले तो मतलब बी श्योर कि यूपीएससी एग्जाम को डिले नहीं करेगी, ठीक है? यूपीएससी इज लाइक द, यू कैन से टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाईएस्ट कैटेगरी का एग्जाम कंडक्ट कर रही है. तो केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस थे ये कोविड वाले जब ये डिले हुआ था. नहीं तो आपने देखा होगा इतने बार ये चलते रहते हैं चुनाव, बट एग्जाम डिले नहीं होता, राइट? तो वहां पर एग्जैक्टली दिया होता है कि भाई इस तारीख तक 21 साल क्या हो जाने चाहिए, ठीक है? तो एग्जैक्टली वही क्राइटेरिया फिट बैठेगा. और आप इसकी टेंशन मत लीजिए कुणाल कि आप उसमें फिट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे. आपने अगर श्योर मतलब बना लिया है मन कि भाई मुझे मेरिट लिस्ट में पहुंचना है, तो इसका मतलब है यू हैव टू, यू कैन से स्टेप अप. मतलब हर एक कदम आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए. तो हर एक कदम ऊपर की तरफ होगा तो विद इन टाइम यू आर गोइंग टू बी एट द टॉप. लेकिन अगर आपके दिमाग में आया कि यार अभी तो नहीं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो कुछ कदम होंगे ऊपर की तरफ ना होकर साइड में होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस. एंड दैट वे यू विल बी यूजिंग, आई वुड से कि पूरा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने पोटेंशियल का, अपने समय का. तो हर एक स्टेप टुवर्ड्स टॉप, चेक स्मॉल स्टेप ही हो, ठीक है ना? तो सर 2025 में मेरा फाइनल हो सकता है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. मैंने ले लिया सर वैसे पीएसआईआर ऑप्शन. ओके, वेलकम टू द कोर्स. अंकिता तोमर. Ankita, you have to unmute. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, Ankita. I want to know the chronology to understand the Western political thinkers for self-study. Great. Look at the chronology now. देखिए, अंकिता ने सवाल किया है कि सर मैं सेल्फ स्टडी करूं तो मैं क्रोनोलॉजी समझना चाहती हूं. आप हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी तो समझती हैं ना? एंशिएंट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न, राइट? तो इसी तरीके से हम यहां पर भी एंशिएंट थिंकर से बात करते हैं और जैसे हम शुरुआत करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से. तो एंशिएंट टाइम में हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो से. लेकिन क्योंकि प्लेटो की लाइफ में जो प्रभाव था वो उनके गुरु सोक्रेटिस का था. सोक्रेटिस, तो भले ही सोक्रेटिस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लेटो के व्यूज पर प्रभाव उनके गुरु का है, तो सोक्रेटिस को हम प्लेटो वाले पार्ट में पढ़ते हैं. प्लेटो के बाद हम प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल को पढ़ते हैं. इसके बाद हम मैकियावेली, इसके बाद हॉब्स. मतलब ये क्रोनोलॉजी है. मैकियावेली के बाद ही आए थे हॉब्स. ये वो समय है जब हम मिडीवल से अब मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं. ये वो समय है, ये ट्रांजिशन वाला पार्ट है. ये मिडीवल और यहां मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं.
फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं जॉन लॉक को, फिर पढ़ते हैं जेम्स मिल, क्रोनोलॉजी में पढ़िएगा क्योंकि हर एक व्यू ना कनेक्ट होता चला जाएगा स्टोरी से। ऐसा नहीं है कि हर एक थिंकर बिल्कुल सेपरेट है। अगर मैकियावेली है तो मैकियावेली के व्यू एरिस्टोटल से किन मुद्दों पर डिफरेंस और क्यों है वो स्टोरी लाइन में कनेक्ट होना चाहिए। जेएस मिल के बाद हम पढ़ते हैं मार्क्स, मार्क्स के बाद हम पढ़ते हैं ग्रैम्सी, और ग्रैम्सी के बाद हम पढ़ते हैं हना। इस तरीके से हम आपके पीएसआर ऑप्शनल का सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वो कंप्लीट करते हैं। यहां से करीब 50 से 55 कई बार 65 मार्क्स आते हैं। अंकिता, दिस इज द क्रोनोलॉजी। इफ यू वांट मोर क्लैरिटी प्लीज आस्क। अंकिता, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे अनम्यूट करना होगा आपको। Sir, what book I should reference for this? ज्यादातर बुक्स जो हैं वो पीजी और ग्रेजुएशन के लिए बनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली जब बच्चा पढ़ता है तो वो ना एक क्रोनोलॉजी से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए। इग्नू, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बुक मिल जाएगी इग्नू की। इग्नू का चाहे बीए या एमए, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इग्नू सर्च करेंगे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उससे आप बेसिक आइडिया ले लीजिएगा। लेकिन यूपीएससी के लिए क्या चाहिए हमें स्पेसिफिक, कि प्लेटो में भाई पता होना चाहिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, फिलोसफर किंग, तो जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है सब कुछ क्लियर होने चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है किसी एक टॉपिक पे कंटेंट उतना एनरिच नहीं होता, कई बार किसी एक बुक में होता है दूसरे में नहीं होता। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इग्नू एक बार देख लीजिए और उसके बाद सुब्रता मुखर्जी आप रेफर कर सकते हैं या ओपी गाबा आप रेफर कर सकते हैं, एनीवन, बट फर्स्ट गो थ्रू इग्नू। लेकिन अगर आप क्लास में हैं तो कोर्स में हमारे फिर आपको ये रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में हमने सभी बुक्स का निचोड़ अपने कंटेंट में दिया हुआ है। क्लास डिस्कशन में एवरीथिंग इज कवर्ड। नेक्स्ट, आंचल गुप्ता। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आंचल। सर पीएसआईआर ऑप्शन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स पढ़ने होंगे एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें इंडिया के रिलेशन सारी कंट्रीज के साथ पढ़ने होंगे। ये आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? तो पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, आर्टिकल वाइज नहीं पढ़ना होता, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका पेपर 1 सेक्शन बी है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो उसमें हम बेसिक आइडिया पढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। बट जो पढ़ने का तरीका होता है टॉपिक कवर करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, एवरीथिंग वी कवर। विद इन दैट आई एम गोइंग टू कोट आर्टिकल्स एज वेल। तो अगर आप पूछना चाहती हैं क्या सर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं यहाँ पर, जी हाँ समझते हैं। इवन वी टॉक अबाउट स्टैचुटरी बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनको भी पढ़ते हैं यहाँ पर। ओके सर। और रही बात आईआर की, जी हाँ, आईआर के सिलेबस में भी पेपर 2 सेक्शन बी में इंडिया एंड द वर्ल्ड लिखा है। तो उसमें जो ग्रुपिंग्स हैं आपकी, जिसपे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता रहता है, जैसे सार्क हुआ, G7, G20, एवरीथिंग वी कवर देयर, राइट। और ऐसे इंडिया, रशिया, इंडिया, चाइना। अब आपने एक वर्ड यूज किया सभी देशों से, तो अब मैं सभी देशों से वर्ड पर एग्री नहीं हूं, क्योंकि जैसे कि एक छोटा सा देश है कोमोरोस, तिमोर लेस्ते, भाई 193 देश, 193 है, तो सभी देशों से रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी देशों से रिलेशन तो मतलब प्रोजेक्ट ही नहीं करती हमारी मिनिस्ट्री। कारण, क्योंकि हर कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उसी के साथ रिश्ते बढ़ाए जाते हैं और उसी के साथ रिश्ते पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि भाई कोमोरोस, आपने शायद सुना भी ना हो, कोमोरोस को कौन पूछ रहा है, राइट। तो यानी कि जो इंपॉर्टेंट नेशंस हैं, जिनके साथ हमारे रिलेशंस पर हमारी सरकार काम करती है, वो सभी देशों पर हम यहाँ पर कवर करते हैं। ओके सर। एंड मेरा सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो पीएसआईआर का अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद में कब होगा? इसके बाद में डेट इज नॉट क्लियर, क्योंकि वो मैनेजमेंट साइड से डिसीजन आता है। जैसे लास्ट जनवरी में स्टार्ट हुआ था, फिर इस बीच बाकी ऑप्शंस के बैच होते रहे स्टार्ट, बट पीएसआर का नहीं हुआ, तो इट्स स्टार्टिंग आफ्टर 3.5 months। तो मतलब वो अभी
बैच नहीं पता कि नेक्स्ट कब होगा। ओके सर। जो सर वीडियो एक्चुअली होती मेरे है आपके साथ, एग्जाम जो वीडियो होती है ना, अगर मान लीजिए कोई आपका लेक्चर छूट रहा है किसी वजह से कि भाई आपके अभी 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन एग्जाम है, तो उन दिनों के लिए आपके पास वो वीडियोस भी रहती हैं, सभी वीडियोस रहती हैं। इवन 1.5 साल तक आप उसको मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं। लाइव क्लासेस कंटिन्यू करिए। जो पार्ट आपको लगता है कि अभी मेरे एग्जाम की वजह से अभी मैं छोड़ रहा हूँ, तो उनको गैप हो जाएगा। फिर उसके बाद जब दोबारा आप कंटिन्यू करेंगे, तो उस दौरान जो वीकेंड होगा, जैसे सैटरडे संडे, तो उस दिन 2-2 लेक्चर आप करके उसको कवर कर लेंगे। दैट वुड टेक अराउंड, वो फ्लो आने में विद इन 1 मंथ यू विल बी इन द फ्लो, मतलब बैक इन द फ्लो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके आंचल, ऑल द बेस्ट। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। प्रथमेश आप अभी स्टूडेंट हैं क्या करंट बैच के? यस सर, यस, मैंने एडमिशन ले लिया है। हाँ, मैं पहचान So- गया जी। आप पहचानते होगे, बहुत बार बात किया आपसे। जी जी। हाँ सर, मुझे पूछना था, बैच स्टार्ट होने से पहले कुछ करना है? भगवान का नाम ले लीजिए, ठीक है। और तो कुछ मतलब वैसे करना नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से ही, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास अभी समय है तो आप एनसीईआरटी, एक बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, तो अगर आप रीड करना चाहें तो उस बुक को आप रीड कर सकते हैं। ओके। ठीक और है। सर पूछना था सर, इग्नो से पीएसआईआर करना बेनिफिशियल रहेगा, मास्टर्स करना वगैरह? हाँ, आप अगर कर करना सकते हैं। चाहे मतलब जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वो एग्जाम वगैरह में तो आपको बहुत हेल्प मिल ही जाएगी। मतलब वो तो हम कवर कर ही रहे हैं यहाँ पर। यस सर। और सर आपको एक ये बोलना था कि सर मैंने आपका एक वो मार्क्स वाला वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो सर इतना इतना अच्छा था ना, मैंने लगातार देखा सर विदाउट ब्रेक। अच्छा, 5 घंटे लगातार देखा आपने? मतलब मैगी का ब्रेक लिया था बीच में। अच्छा, मैगी का ब्रेक लिया था, अच्छा। यस। ठीक है, सर तो फिर थैंक यू आप सो मच सर। लगातार आपने देखा, पीएसआर के लिए बने हो, पीएसआर आपके लिए बना है। ठीक है। यस, मैंने जेएस भी पढ़ा है सर आपसे, तो मुझे मुझे मैंने ऐसे सोचा कि सर आप ही है जो मेरी ऑप्शनल की नहीं आप लगा सकते हैं। डेफिनेटली आई एम कमिटेड। यस सर, आई एम ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट प्रथमेश यस। जी। दृष्टि सिंह। Hello, यस दृष्टि। sir, I am audible. यस यस यू आर। सर मेरी पहले भी आपसे बात हो चुकी है। एक्चुअली मैंने सर 2023 का प्रीलिम्स जो है वो अप्लाई किया है, और सर मैंने जो मॉक टेस्ट है ना उसमें बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर पा रही हूँ मैं। मैक्सिमम 35, 38 ऐसे क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो सर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। मैंने कई बार सोचा कि इस बार नहीं देते हैं, रहने देते हैं, बट मैंने आपसे भी बात की थी तो आपने बोला नहीं, दे के देख लेते हैं, मे बी एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं नहीं, तो देखिए सबसे पहले मैं किस तरीके से उस बात को रखता हूँ उसको समझिए। मैं इस शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं करता कि देख लेते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं। अगर आप यस सर। अगर आप इसी समय पर इस शब्द का इस्तेमाल करेंगी, तो आप जब तक प्रीलिम्स है तब तक के समय का बेस्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके माइंड को मैसेज चला जाएगा देख लेते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं, हर एक अटेम्प्ट इज, मतलब उसका वो वर्थ इट है, मतलब उसको वेस्ट नहीं करना हमें। ठीक है ना। आपको एक ही अटेम्प्ट पर फोकस करना है, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आपने सिलेबस कवर किया है, ठीक है, आपने रिवाइज किया है और आप मॉक्स दे रहे हो, करंट आपने लिंक करके कवर किया है, तो यू हैव वेरी हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू क्लियर। अगर मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। पर्पस मॉक का ये नहीं होता कि आपको बताना कि भाई तुम्हारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। I know so many people who are in services, when they were giving their mock, तो they were receiving mark like 43 marks. यूपीएससी का उस साल जो कट ऑफ गया था 107 मार्क्स गया था, 107। मॉक में 43, 55 ऐसी मार्क्स आ रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो छोड़ो। लेकिन वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, he was ऑल इंडिया रैंक 3। तो कैसे? तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि मॉक का एक पर्पस है कि आपको सिखाना, आपको और ज्यादा अवेयर बनाना कि यार ये वीकनेस है, इसमें मुझे काम करना है। तो अपना 100% जो है झोंक दीजिए इस टाइम पर, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस इस पर। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है, सर मैं पीएसआईआर बैच की स्टूडेंट हूँ आपके। सर जी, काफी पहले, आई थिंक नवंबर में स्टार्ट हुआ था जो बैच। ठीक है। सर
सर मेरा ना PSIR अभी हो नहीं पाया है क्योंकि ग्रेजुएशन में साथ में, तो सर मैं खत्म नहीं कर पाई हूँ सर। ठीक है, मैक्सिमम 45 to 50% मैं कह सकती हूँ कि मैंने इतना कवर किया है। ठीक है, और सर ये ऑप्शनल भी नहीं हो पाया है, तो और सर स्टडी IQ का जो बैच 8 है उसमें मैं GS की स्टूडेंट हूँ सर। उसमें की जो डेली क्लासेस हैं और आंसर राइटिंग है और संडे का जो टेस्ट है, ये सारी चीजें तो सही से चल रही हैं। बट सर जो एनजाइटी है, डिप्रेशन है, होता है कि सर अभी मैंने PS ऑप्शन अपना खत्म नहीं किया है मैंने अभी। अब और ऑप्शनल की टेंशन मत लीजिए फिलहाल। आप इफ यू आर गिविंग प्रीलिम्स ना, केवल प्रीलिम्स पर फोकस करिए, ठीक है। प्रीलिम्स कवर करते ही तो उसके बाद आप एक बार और मेरे से बात कीजिएगा, जो ऑप्शनल की रिमेनिंग पार्ट है अभी आप 100% प्रीलिम्स पर दीजिए, ठीक है। यस सर। प्रीलिम्स क्लियर होते ही फिर जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप होता है उसमें हम स्ट्रेटेजाइज कर लेंगे कि किस तरीके से आप वहां पर मास्टर कर लें, ठीक है। वहां पर जैसे रिवीजन के लिए अलग से टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के हिसाब से फिर आप पर प्रेशर भी रहेगा कि मुझे रिवाइज करना है, मुझे काम करना है, मुझे आंसर लिखना है, मुझे फीडबैक मिलेगा, डिस्कशन में सर पूछेंगे, तो डेफिनेटली वो ट्रैक पे आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए अभी, ओके सर। ठीक है। दैट्स व्हाई प्रीलिम्स के लिए बहुत एंजाइटी होती है, लगता है कि अभी कुछ तो किया ही नहीं मैंने, अभी कुछ तो कवर कर ही नहीं पाई हूँ मैं सर। इसी वजह से शायद मेरा टाइम जो है ना इन सारी चीजों में ज्यादा वेस्ट हो जा रहा है सर। देखिए एंजाइटी ना, इससे भागने की जरूरत नहीं है। देखिए डर जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिन्ड होता है। रियल का मतलब है कि आप हाईवे पर खड़ी हैं, बीच में ट्रक आ रहा है, तो वो वाला डर तो जायज है, डरना चाहिए भाई, सामने से ट्रक आ रहा है, आप बीच में खड़ी हैं। यस इसके सर। अलावा जो चीज घट नहीं रही है फिलहाल, जैसे कि फेलियर इन प्रीलिम्स, वो अभी हो नहीं रहा है, वो केवल इमेजिन्ड फेलियर है, वो इमेजिन्ड थ्रेट है, मतलब इमेजिनेशन में हमें लग रहा है कि डर है, फियर, थ्रेट है। तो ऐसे में एक ही तरीका होता है, यू गेट अवेयर इन दैट मोमेंट जैसी एंजाइटी हो, एंड फोकस ऑन समथिंग विच यू शुड डू। यानी कि बार बार जब आप दिमाग को डायरेक्शन देंगी कि जैसे ये हुआ तो आपको पता है यार मुझे 4 टास्क करने हैं, और अपने दिमाग में फोकस रखें यार मुझे ना दिन में आज ये 4 टास्क करने हैं, पहला टास्क किया, टिक कर दिया, फिर मतलब यू शुड रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर समवन जिसने एक टास्क कर लिया है, एंड नाउ यू आर फोकसिंग ऑन सेकंड टास्क, देन नाउ यू आर फोकसिंग ऑन थर्ड टास्क। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को एंगेज रखेंगे ना, तो आपका जो नर्व है वो स्ट्रांग बन जाएगा टू डील विद दीज सिचुएशंस। सर एक्चुअली मैं आपको ना कनेक्ट करना चाहती हूँ सर। वैसे अगर मैं चाहूँ तो 15 डेज या 20 डेज में सर, जैसे मैं आपको अगर चाहूँ आपसे बात करना चाहूँ, आपको कनेक्ट करना चाहूँ सर, मैं कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। सर आप और नहीं देखते हैं मैसेज टेलीग्राम पे, मैंने बहुत टाइम किया है आपको। अच्छा, तो सॉरी ऑन माय पार्ट, क्योंकि मैं रिप्लाई तो रोज 10-15 बच्चों से बात मैं करता ही हूँ, तो बाई चांस ऐसा होगा कि ग्रुप मैसेज में और चैट में नीचे चला गया हो। तो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं? यस सर। मत करिए, प्रीलिम्स पास में है। यस सर। तो लेकिन अगर आप हैं तो आप उस पर भी मुझे मैसेज करेंगे, मैं वहां पर भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करिए, जस्ट आफ्टर दिस क्लास, जब ये क्लास चल रही है तो अभी आप मैसेज कर दीजिए कि दृष्टि सिंह, ठीक है, और PSR की वर्कशॉप डेट, मैं आपका कांटेक्ट सेव कर लूंगा, ठीक है। सेव हो जाएगा तो वो ऊपर ही आ जाएगा। ओके नेक्स्ट सर। टाइम तभी कोई डाउट होगा तो यू कैन, और वो टेलीग्राम में कॉलिंग वाला फीचर भी है, तो यू कैन सर कॉल अप एज वेल। मैं बता सर दूंगा मैं आपको इस टाइम पर मैं फ्री हो गया हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम द क्लास, तो उस टाइम पर आई कैन कनेक्ट। सर मैंने ना कॉल किया था आपको बट हो नहीं पा रहा था, फिर मैंने आपको नंबर दिया था अपना, फिर आपने मुझे ना किसी नंबर से कॉल किया था, तब हमारी बात हो पाई थी सर। टेलीग्राम पे बात नहीं हो पाती हमारी हाँ, वो कॉल से। टीम में से किसी का नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज मुझे कर दीजिएगा। ओके सर। इंस्टाग्राम पे? हाँ, इंस्टाग्राम पे ये है, इंस्टाग्राम आईडी 1 स्टूडेंट इज आल्सो आस्किंग, शशांक त्यागी फॉर यू, यही इंस्टाग्राम है और यही टेलीग्राम है, यही ट्विटर है, हर जगह मैं यहीं पर मिलूंगा आपको। और मैं तीनों प्लेटफॉर्म्स चेक करता हूँ, मतलब नाइट में, और मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके सर। जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट। चंदन, थैंक यू। जिन लोगों का मैं डाउट ना ले पाऊं तो प्लीज मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है।
उस ग्रुप में भी लीव कमेंट करके एक ऑप्शन है, आप वहां पर जाएंगे ना टेलीग्राम ग्रुप में भी, वहां पर भी आप मैसेज लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम तो है ही। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम चंदन। सर मेरा ये कंफ्यूजन है, ऑप्शन से रिलेटेड ही है। पहले तो सर मेरा एक एक चीज है कि एक तो मेरी एज हो गई है 31। ठीक है। ठीक है सर, और मेरा कोई पढ़ने में पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों, मेरी हाई स्कूल है वो 3rd डिवीजन से पास हूँ मैं, ठीक है। और इंटर मेरी है वो 1st डिवीजन, 12th मेरी फर्स्ट से है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी फर्स्ट क्लास से है, फिर मेरी जो मास्टर्स है वो डिस्टिंक्शन से 80+ % आई मेरी। तो मेरा जो पढ़ने का अभी लॉकडाउन से ही मेरा शेड्यूल बना पढ़ने का। ठीक है। तो पहले तो मेरा कोई पर्पस था नहीं इस तरीके का, फिर जब लॉकडाउन लगा तो फिर मेरा रुझान पढ़ने की तरफ गया। तो फिर मैंने सबसे पहले उसके लिए अपना नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन की, तो 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करके मेरा नेट जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। क्योंकि मेरे को ये था कि यूपीएससी की तैयारी करूं तो मेरे पास फाइनेंशियली भी होना चाहिए। तो अभी तो मैं पीएचडी के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, मतलब अभी एडमिशन नहीं हुआ है मेरा। तो और जो मेरा जो मास्टर्स है वो योग से है, योग सब्जेक्ट सर। तो पहले जो मेरा मन था लेने का कि फिलॉसफी सब्जेक्ट लेने का मन था कि मैं फिलॉसफी ले लूंगा, उसमें मैंने फिलॉसफी पढ़ा भी है। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि मैं फिलॉसफी अगर लेता हूँ तो फिर मेरे को वो हिंदी में सही है, मेरे इसकी कमांड फिलॉसफी पे, इंग्लिश में मैं उसको कर नहीं पा रहा था। मैं बुक भी लेके आया तो समझ में नहीं आ रहा। और बाकी की सब्जेक्ट है वो तो मैं, मेरा जीएस वगैरह तो इंग्लिश में है, क्योंकि मेरा स्कूलिंग वगैरह इंग्लिश मीडियम से ही है। तो फिर मैं पहले मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन था कि मैं जीएस वगैरह तो इंग्लिश में दे दूंगा और अपना फिलॉसफी का जो रहेगा वो हिंदी में दे दूंगा। लेकिन ये पता चला कि नहीं, वो सेम ही लैंग्वेज में दे सकते, चेंज नहीं होता है। तो फिर वही चीज मेरे दिमाग में आ रही थी। फिर मैं PSIR के आपके वीडियो वगैरह देख रहा था। फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है उसमें। और फिर इसमें कुछ फिलॉसफी के पार्ट भी है वेस्टर्न फिलॉसफी से रिलेटेड, तो वो भी फिर थोड़ा मेरे इंटरेस्ट के थे। फिर थोड़ा मैं ये भी देखा कि इसमें मतलब अपना जीएस के भी टॉपिक कवर हो रहे हैं जी। तो वो इस मामले में मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मतलब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक तो एज मेरी ज्यादा हो गई है, मेरे पास अटेम्प्ट भी ज्यादा नहीं है। चंदन, आपकी कन्वर्सेशन से मुझे पता लगा कि आपकी लाइफ का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऑलरेडी, राइट? तो और मुझे लग रहा है कि आपको खुद ही समाधान सारे पता है। मतलब आपने खुद बता दिया कि किस किस वजह से आपने PSR को चुना है। यू हैव रिलेशनल डिसीजंस। 31 साल आपकी एज है, तो अभी कमिटेड हो जाइए कि नाउ यू आर गोइंग टू गिव डेली कमिटमेंट कि मैं अपने डेली टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जीएस, ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को अलग से पिलर बनाकर नहीं, जीएस से या ऑप्शनल से कनेक्ट करते हुए पढ़ूंगा। तो मतलब अगर आप 100% देने के लिए तैयार हैं, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आप सर्च कीजिएगा रंजीता शर्मा के बारे में। तो रंजित 31 साल की एज में जो उन्होंने अटेम्प्ट दिया, और फिर वो आईपीएस है, अभी जोधपुर में पोस्टेड है रंजीता शर्मा, 150 रैंक आई थी। ऐसी कितने सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो ऑलरेडी रैंक 1 थी, तो उनका तो पहला अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट था, सो शी हैज क्लियर्ड। तो पॉइंट ये है कि आप ना शुरुआत करने से पहले यू आर क्लियर। जैसे आज PSR ऑप्शनल में के डिस्कशन से आपको ये पता लगना चाहिए कि यार मुझे ना केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मुझे एग्जाम निकालना है। और एग्जाम निकालने के लिए जब भी मैं पढ़ने बैठूं तो मैं इन बिंदुओं पर सोचूं कि मैं इन बिंदुओं पर डेवलप हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। अगर मैं हो रहा हूं तो डेफिनेटली मैं 310+ स्कोर करने के लिए तैयार हो रहा हूं। और उतना स्कोर आ गया और जीएस में मेरी स्ट्रेटेजी फाइन ट्यून है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी इन टॉप 50। तो अगर दिमाग में क्लैरिटी है एक एक स्टेप की, तो लग जाओ, होगा। सर और अभी एक प्रॉब्लम और है सर, क्योंकि अभी मेरा जैसा ये शायद ये हो जाएगा 1-2 महीने में पीएचडी में एडमिशन, तो मेरे कम से कम 6 से 8 महीने चले जाएंगे, क्योंकि मेरा कोर्स वर्क चलेगा तो उसमें पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा। उसके बाद ही टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो टाइम का मैनेजमेंट फिर वो लग रहा है कि ये अटेम्प्ट तो 2024 वाला है, हो भी नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है। और 2024 वाला ही आपका आखिरी अटेम्प्ट है, राइट? नहीं, 2024, 25, 26 है आखिरी। फिर तो ठीक है। अभी आप तैयारी शुरू कर दो, और जो आपका कोर्स वर्क है उसके अपार्ट भी समय निकालना जरूर डेली। हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट होते हैं जो डेली जॉब करते हैं, वो तो 8 घंटे 9 घंटे जॉब करते हैं, उसके बाद वो समय निकालते हैं अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, और उनकी तैयारी ठीक चलती है। ठीक है ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट इज क्वाइट क्लियर।
नहीं, मैं थोड़ा इस चीज थोड़ा तनाव ले रहा था कि मैं सोच रहा था कि 2024 में पूरी तरीके से लग जाऊं, क्योंकि वैसा नहीं था अभी पढ़ने का। एकदम से मैं कोर्स लिया पहले एनसीईआरटी का, फिर वहां से फिर वो आया कि तो फिर मैं इसको ले लिया। मेरे पास टाइम भी था, मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो अब इंटरेस्ट ज्यादा जाग रहा पढ़ने में। अब मान लो बेचैनी होती है अगर पढ़ूं नहीं तो थोड़ी देर भी, समझ तो गया, ऐसा समझ गया। हम्म तो ठीक है, फिर आपका जो जोन है ना अभी लाइफ का ठीक चल रहा है, पढ़ने की तरफ चल रहा है, लगे रहो और अपना पुरजोर तरीके से अब लग जाओ इसमें। क्योंकि ये भी ना जोन होती है लाइफ में कि अगर जोन से गए फिर दोबारा आने में टाइम लगता है कई बार, यस राइट? सर, तो अभी जोन है तो इसमें ही अपना 100% थर्स दे दो। यस सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। अजय यादव। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद अजय। सर हमारा कहना था सर कि जो आप नोट्स देंगे या क्रक्स वगैरह, तो इसको पढ़ना कैसे है, माने किस वे में पढ़ना है? आपके क्लास के बाद पढ़ना है या पहले पढ़ना है? देखिए वैसे जो आपको क्रक्स है वो क्लास से पहले ही अपलोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेमोक्रेसी टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो दो लेक्चर का टॉपिक है, ऑलरेडी आपको पता है, वो वीकली स्केड्यूल भी आ जाता है, ब्रोशर में भी आपको पता है। तो जी। आप जैसी डेमोक्रेसी वाले पार्ट पे जाएंगे अपने डैशबोर्ड में तो आपको क्रक्स दिख जाएगा। ठीक है, तो क्रक्स क्या है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप इसका एक गो थ्रू कर लेंगे सो दैट यू आर अवेयर कि आज मैं किन किन टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद मतलब केवल गो थ्रू करना है, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी या आप ज्यादा समय देंगे, क्योंकि ज्यादा समय आप क्लास के बाद देंगे ना तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि क्लास में हम बेसिक से चीजों को कनेक्ट करते चले जाते हैं। इसके बाद आपके पास हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, वो वहीं पर जहां पर आप क्रक्स देख रहे हो ना वहीं पर एक जी। एक बना हुआ है, तो आप हैंड रिटन नोट्स देखेंगे वो मिल जाएंगे। आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे जिससे कि आप रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे कि क्लास में सर ने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या क्या टॉपिक थे, क्या कंटेंट था, और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में वहां पर रिप्रेजेंटेड है। तो इससे एक रिवीजन आपका तैयार हो जाएगा। इसको मैं R1 मानता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिवीजन भी नहीं मानता, ये तो प्रिपरेटरी स्टेज है। ठीक है, मैं तो हालांकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद जब R2 होगा ना, रिवीजन 2, जो कि आप जी। एक दिन बाद या उसी दिन आप कम से कम 45 मिनट्स का एक टाइम दे दो क्रक्स को रिवाइज करने में। और ये वाला जो रिवीजन करो इसको थोड़ा सा स्पीड अप ही रखो, क्योंकि ऑलरेडी आपने हैंड रिटन नोट्स देख लिए हैं और ये वाला आपने काम कर लिया है। क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको दिन में पीएसआर ऑप्शन के अलावा जीएस भी मैनेज करना है, करंट भी मैनेज करना है, तो आप 45 मिनट्स यहां पर दे दो। ठीक है, फिर वीकेंड जो आएगा, क्योंकि मैं सैटरडे संडे आपको 2 दिन का ऑफ देता हूं, तो वीकेंड पर आप R3 करोगे। और R3 ऑफ व्हाट, जो आपके 5 लेक्चर्स होंगे। अब 5 लेक्चर्स में से जो 5वां लेक्चर होगा उसमें आपको सबसे कम समय लगेगा वीकेंड पर एक बार गो थ्रू करने में, क्योंकि अभी वो ताजा ताजा हुआ है। मंडे वाले में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ये R3 तक ना आपकी मास्टरी हो जाएगी। और इस दौरान आप रिवीजन करते समय ना हाईलाइट भी कर सकते हो उसको, या फुटनोट्स बना सकते हो। मैं फुटनोट्स पर फोकस करता हूं, यानी कि A4 साइज पेपर पे लिखते रहो हेडिंग क्या थी, सब हेडिंग क्या थी, कीवर्ड क्या थे, इतना नोट डाउन कर लो, तो इससे चीजें दिमाग में आसानी से बैठने लगती हैं। और यही चीजें हैं जो आपको लास्ट में काम आएंगी, जस्ट बिफोर मेंस। ठीक है अजय? ओके सर। सर हम ऐसे बैच ले लिए हैं आपका CSIR का, और आप जीएस वाले बैच में ही है, 7th बैच में था, आंसर बैच में थे। अच्छा, ग्रेट। तो यही थोड़ा एक बार ऑप्शनल के लिए थोड़ा बहुत आप डीप में पढ़ाते हैं तो उस तरह से पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो इसलिए पूछ रही है कैसे पढ़ना है इसको। तो अच्छा करा आपने चलिए, पूछा। थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट। बोबी सिंह, शाजिया। Good afternoon, sir. Simran यस this सिमरन, side. यस सिमरन, Sir, first of all, thank you for such an amazing session. थैंक यू। सर मैं फिलहाल सेकेंड ईयर में हूँ और नवंबर 2025 में मैं 21 की हो जाऊंगी, तो एलिजिबल होंगी मैं 2026 में। तो सर मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है, हाउ शुड आई प्रोसीड? इसमें सर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि फॉर दिस ईयर आई विल फोकस ऑन स्टैटिक पेपर्स, जीएस में स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करना, और फिर नेक्स्ट ईयर में ऑप्शनल और जीएस पेपर्स की मल्टीपल रिविजन, और उससे नेक्स्ट ईयर में मतलब 25-26 में मल्टीपल रिविजन फॉर बोथ जीएस मेंस प्लस करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना।
एंड सर ये भी पूछना था मुझे कि एज ऑफ नाउ मुझे करंट अफेयर्स जो है सर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहिए या मैं उस पर नोट्स पे बनाऊं? अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहिए। आप कंपाइलेशंस को देखो, पीडीएफ्स जो होती हैं कंपाइलेशन की उसको देखो, तो एटलीस्ट ना करंट अफेयर्स इज नॉट कि आपको रटना है, बट आपकी यहाँ समझ बनती चली जाएगी। तो यू शुड रीड करंट अफेयर्स बट नॉट नेसेसरी कि आप उसके नोट्स बनाओ। हाँ जी सर, वो उस पे मुझे बेसिकली अटेम्प्ट के 1 ईयर पहले नोट्स पे फोकस करना होगा करंट बिल्कुल अफेयर्स के, अभी स्टैटिक पोर्शन पे होल्ड बनाना। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। और एक और चीज सर कि मुझे कोचिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैं पीएसआई और ऑप्शनल लूंगी और प्लस शायद जीएस के लिए भी आई विल गो फॉर कोचिंग इन स्टडी IQIS, so when should I join sir? देखिए ये ना वेरी करता है स्टूडेंट्स कब से मतलब फुल फोकस देना चाह रहे हैं। जैसे वी हैव एग्जांपल्स लाइक टीना डाबी। तो टीना हाँ जी डाबी सर। ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएसआर ऑप्शनल से फर्स्ट रैंक लाए थे। तो शी स्टार्टेड फ्रॉम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में उन्होंने पीएसआर ऑप्शन कर लिया, जीएस पे पकड़ बना ली। उसके सेकेंड ईयर में शी एक्चुअली फिल्ड द गैप्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पहले साल में केवल सब्जेक्ट सेंट्रिक ही रहता है, एग्जाम सेंट्रिक नहीं बन पाता। फिर वो गैप्स फिल करने लग गई। फिर उसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एनरिचमेंट, कंटेंट को यू कैन से सिंक्रोनाइज करना, इंटरलिंक करना, और उसके बाद अटेम्प्ट दिया एंड शी वाज थ्रू। तो डिपेंड करता है तो आप कितना टाइम कमिट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और कितना एफर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो मतलब ऐसा सोच लीजिए कि गेम में आप आ चुके हैं, इट्स नॉट हाँ लाइक जी कि सर। बाद में। क्योंकि होता क्या है कि सिमरन की टाइम ना बहुत जल्दी चला जाता है, 1 साल पता भी नहीं लगता, फिर उसके बाद दूसरा साल पता नहीं लगता। तो अगर हम उस जोन में रहेंगे, अभी आपका पूरा फोकस है, जैसे कि मैंने अभी चंदन को भी बताया था कि अगर अभी फोकस है ना पूरा और इस टाइम पर एफर्ट करते रहोगे तो मोमेंटम बना रहेगा। मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। ओके सर, जी थैंक यू सर। ओके। प्लस सर ऑनलाइन मैं विजिट ऑफलाइन विजिट कर सकती हूँ स्टडी यस IQIS यस, फॉर मैं मेंटरशिप बोर्डिंग? सबको बता दूं, मैं ऑफलाइन मीटअप्स भी करता हूँ पीएसआर ऑप्शनल की। प्लस जो हमारा P2I बैच है, जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू वाला बैच है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो जितने स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनको हम यहीं पर ऑफलाइन में यहीं पर बुलाकर ट्रेन करेंगे। तो उनका रहना, खाना, पीना, पढ़ाई सब कुछ स्टडी IQ इज गोइंग टू टेक केयर। तो वो बच्चे जैसे पीएसआर ऑप्शनल भी ले रहे हैं, तो पीएसआर ऑप्शनल का भी ऑफलाइन उनके लिए फ्री होगा उन 3 महीने प्रीलिम्स से मेंस तक, यहीं पर रहना, खाना, एवरीथिंग इज देयर। सो ऑफलाइन यहाँ पर होता है, दिस इज डिफरेंट। इसके अलावा अगर आप बीच में मिलना आना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है। एक तो मीटअप हम बीच में करते रहते हैं, तो आपकी क्लास यहाँ पर आती है, डिस्कशन करते हैं, पूरा दिन हमारा वो मीटअप चलता है, सो एवरीथिंग इज देयर। या फिर आप बीच में अलग से आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि देखो इस टाइम से इस टाइम तक गैप है, मेरा लेक्चर नहीं है, तो आप उस टाइम पर आते हैं, यू कैन मीट, और आप अपने आंसर दिखाना चाहते हैं, कोई डाउट है आपका, सो आई एम देयर। हाँ जी सर। और सर प्लस ये जो मैंने आपको बताया कि मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, तो इसमें आपको कोई लूप होल लग रहा है? वेयर शुड आई मतलब नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई लूपहोल नहीं लग रहा। इट इज जस्ट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। आप इम्प्लीमेंट करिए, और बीच में आपको लगता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, देन यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, इसमें आप क्या ट्वीक कर दें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट। शाजिया, Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, how are you? ऑल गुड। जी सर, जैसे सिमरन ने बताया कि she is second year honor student. So जी same is the case with me. I'm second year English honor student. तो सर मैंने ये यूपीएससी का बैच लिया है, लाइफ फाउंडेशन बैच 7. तो ओके एक्चुअली समवन रिकमेंडेड मी, मेरी एक सीनियर स्कूल में दीदी थी, तो शी रिकमेंडेड मी कि शी इज प्रिपेयरिंग थ्रू दिस बैच, तो मैंने भी यही बैच ले लिया. तो सर द थिंग इज कि अभी तो रेगुलर क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो अभी थर्ड सेमेस्टर के एंड एग्जामिनेशंस पे चल रहे हैं. तो सर आई एम कंफ्यूज्ड कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. ओके, सो आपकी जो क्लासेस चल रही हैं लाइव, सो यू आर नॉट एबल टू अटेंड देम, मतलब ऐसा है? यस सर. जी सर. ओके, और कब तक हैं आपके एग्जाम्स? सर एग्जाम्स 5 मई तक हो जाएंगे ओवर. और कब से स्टार्ट हैं? सर ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे. ओके ओके, ठीक है। जी तो सर. तरीका यही है शाजिया कि जितने पार्ट आपका रह जाएगा, तो आपको मतलब ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि दीज मेनी लेक्चर्स आई विल कवर। तो उसमें ना यस स्पीड सर. को थोड़ा इंक्रीज करने का भी ऑप्शन होता है, 1.25 1.5।
तो इस Yes, तरीके sir. से Yes, sir. रिलीज करके और उस टाइम पर आप क्रक्स ओपन रखना, ठीक है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, तो दिस वे यू कैन कंप्लीट वीकेंड, sir. क्योंकि जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और बैच चल रहा होगा तो आप लाइव भी अटेंड कर रही होंगी, तो लाइव को अलग रखना, और ये जो आपका रह गया है पार्ट, इसको वीकेंड पर आप ज्यादा पुश कर सकते हैं। जी सर. तो मतलब ज्यादा ना परफेक्ट और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, राइट? Yes, sir. ऑनगोइंग लाइव लेक्चर्स में ज्वाइन करना है, वीकेंड पर थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करके ये जो आपका पीछे रह गया, पेंडिंग रह गया, उसको कंप्लीट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। यस सर. सर जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये 5 अप्रैल 2003 रहा, तो सर 2025 वाला मैं अटेम्प्ट दे पाऊंगी? 1 अगस्त तक आपके अगर 21 साल एज बैठती है तो यू कैन गिव। ओके सर. जी, यस सर. ओके सर, थैंक यू सो मच. ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर. मानसी, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये पूछना था सर, मैंने लाइक बैच 5 ज्वाइन किया था जो मार्च में शुरू हो गया था, बट मैंने अप्रैल में किया है, तो अब मेरे बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गए और बैच 5 आपने ही शुरू से पढ़ाया है पॉलिटी का, तो Okay. मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा है थोड़ा कवर करने का। मैं अब लाइव क्लासेस तो अटेंड कर रही हूँ दीपांशु सर की, तो सर मुझे क्या बैकलॉग कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि PSIR शुरू हो ही रहा है, तो क्या सोच रहे हैं कि बैकलॉग नहीं करेंगे कंप्लीट? क्योंकि सर PSIR में तो आप पढ़ा ही देंगे ना सारी चीजें, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, आप ऐसा करिए, PSIR में जब मैं IGP पर आऊंगा तो डेफिनेटली हम तो उसके डेप्थ में चले जाएंगे, लेकिन इस बीच जो वीकेंड्स आपके पास हैं, तो उन वीकेंड्स में कितने लेक्चर्स आपके रहते हैं? क्योंकि यू आर सेइंग कि दीपांशु सर के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे पहले जो मेरी क्लासेस थी, मुझे लग रहा है आई थिंक 10 या 11 क्लासेस होंगी। कितनी क्लासेस थी मानसी? तो मानसी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो एडवाइस इज कि आप वीकेंड पर, अच्छा शी इज सेइंग शी कैन नॉट अनम्यूट हरसेल्फ। मानसी, यस, सर मैंने लाइक 3 मार्च को शुरू हुआ था, तो मैंने 4 अप्रैल से शुरू किया है उनकी लाइव क्लासेस अटेंड करना, सो इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। ठीक है, तो लेकिन जो वीकेंड आपका है ना, तो वीकेंड पर जो मेरी क्लासेस हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लो, थोड़ा पेस अप करके, तो एटलीस्ट एक ग्राउंड वर्क हो जाएगा, राइट? GS वाला PSR ऑप्शन में हम तो फर्दर डेप्थ में जाएंगे, तो अगर आपको एडवांटेज मिल सकती है तो व्हाई यू आर लूजिंग द एडवांटेज? यू कैन हैव दैट एडवांटेज, ठीक है? ओके, रुतिका, रुतिका, हेलो, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून। सर मैं बैच 9 के स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टडी IQ का बैच लिया था, तो मतलब मैंने आपका लेक्चर देख के ही लिया था वो स्टडी IQ का बैच, और मुझे मतलब पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑप्शनल लूँ, तो सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी में मुझे कंफ्यूजन था, तो फिलोसॉफी का सिलेबस कम था, तो मैंने सोचा कि वो ले लूँ, बट उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कौन सा ऑप्शनल लूँ। आप ऐसा कीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक गो थ्रू कर लीजिए, डेमो क्लासेस स्टडी IQ पर आपको PSR ऑप्शनल की भी मिल जाएंगी और सोशियोलॉजी की भी मिल जाएंगी, सो यू कैन गो थ्रू देम एंड लुक एट द क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। तो मतलब अगर आप डेमो क्लास देख लोगे ना और सिलेबस को गो थ्रू कर लोगे, एडवांटेज वाला पॉइंट देख लोगे, गाइडेंस सही कहाँ मिल रही है, मतलब जिस टीचर का आपको अच्छा समझ में आ रहा है, ज्यादा हाँ सर, मैंने आपका वो प्लाटो या एरिस्टोटल का था ना वो डेमो लेक्चर, जी, तो वो देख के मैंने लिया था, तो मुझे अच्छा लगा था आपका टीचिंग, तो मुझे लग रहा है कि PSIR लेना चाहिए आपका बैच। देन यू हैव द आंसर। यस सर। ठीक है, ओके थैंक यू रुचिका, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क, ठीक है? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लक्ष्मी प्रिया, संचित, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून। सर मेरा डाउट ये था कि सर मैं 2024 में सर एग्जाम देना चाहती हूँ, सर मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? आपको बाय दिसंबर GS फाउंडेशन और ऑप्शनल सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए अलोंग विद आंसर राइटिंग। उसके बाद जनवरी से आपका फोकस टिल्ट होना चाहिए टुवर्ड्स प्रीलिम्स, हालांकि
इस दौरान आप मीन्स का भी अपग्रेडेशन करते रहें। जैसी फैब आए तो फैब से और ज्यादा फोकस प्रीलिम्स के साइड हो जाए, और इस दौरान आप एक्सप्रेस रिवीजन करने लग जाएं, जैसे कि क्रैश कोर्स काइंड ऑफ रिवीजन हम करते हैं ना, इंपॉर्टेंट थीम्स, एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये आप प्रीलिम्स क्लियर करें, उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो थीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं पूरे साल की, स्टैटिक डायनेमिक दोनों मिलाकर, उसका एक्सप्रेस रिवीजन करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, फीडबैक लें, फिर मेंस दें, और देन इंटरव्यू। दिस शुड बी द स्ट्रेटजी। सर मैंने अभी आपका जो कोर्स ज्वाइन किया है उसमें कम्बो वाला पैक में सर बैच 4 है पीएसआर का सर, उसमें सर बहुत सारे क्लासेस अब तक खत्म हो चुका है सर, ठीक वो है, सब कैसे क्या करूं सर मैनेज वो। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा लग रहा है कि काफी बैकलॉग है, लेकिन लक्ष्मी प्रिया, आपको पता है कि हमारे पास, सभी के पास एक सीमित घंटे ही हैं, राइट? सीमित आवर्स हैं सबके पास, और यस सर। आपका सक्सेस ना इस बात से डिसाइड होता है कि आप उस दिन का कैसे इस्तेमाल करते हो। इफ यू आर एबल टू मेक बेस्ट आउट ऑफ टुडे, देन यू शुड स्लीप सेटिस्फाइड कि यस, यू आर मेकिंग राइट एफर्ट्स। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। उस बैकलॉग को मत देखो, आप ये देखो कि यार मेरे पास इतना समय है, तो इस टाइम पर मैं एक लेक्चर पीएसआर का कर लेती हूँ, एक जीएस का कर लेती हूँ। सैटरडे संडे ऑफ है, तो सैटरडे संडे में मैं 2-2 लेक्चर्स कर लेती हूँ। एंड यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू आर डूइंग सम जॉब रिलक्टेंटली, यार बस मतलब करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर। समझ रहे हो? सर जी सर। सर जो करंट अफेयर्स का सर एक जो लेक्चर्स आता है उसमें सर, इसके अलावा और कुछ देखना पड़ेगा क्या? आपको ऑलरेडी करंट का कंपाइलेशन दिया जाता है। इवन जो आपने कोर्स लिया है इसमें आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स भी मिलेगा, राइट? तो उसमें जी आपको सर। करंट का पूरे साल का कंपाइलेशन अलोंग विद ट्रिक्स, मैप्स, चार्ट सब कुछ मिलेगा। तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करेंगे, यू आर गोइंग टू बी कवर्ड। हालांकि मेरा एडवाइस ये रहता है कि आप डेली न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं अलोंग विद योर सिलेबस, उसको रीड जरूर कर ले, इससे ना एनालिसिस डेवलप होने लगता है। जी सर। सर द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस भी? कोई भी एक, जैसे ये टेलीग्राम ग्रुप है ना शशांक त्यागी फॉर यू, इसमें मैं डेली पोस्ट करता हूँ द हिंदू में कौन सी हेडिंग्स पढ़नी चाहिए और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी, एक पढ़ लीजिए कोई भी। लिंक भी शेयर करता हूँ इसमें मैं डेली मॉर्निंग में। मैं इस पे हूँ सर। सर आप जो आंसर राइटिंग सर एक लेक्चर का सर जो दिए है ना, हर एक लेक्चर का जी। सर, उसमें से मैं पूरा शुरू से अभी लिखूं, नहीं, लिख के सेंड करूँ? आप कर सकते हैं ये, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, पहले उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो एक यूनिट को, फिर लिख लेना, ऐसा भी कर हाँ सकते हैं। हाँ सर, करने के बाद सर पूरा शुरू से प्लेटो से जो समझाई हुआ आपने वो सब जी। लिख के दो। हाँ, आप सेंड कर सकते हैं। सर उसका जो आंसर फिर वही मेल पे ही आएगा क्या? मॉडल आंसर आपके ग्रुप में अपलोडेड है, जो आप क्लास का ग्रुप होता है ना, तो उसमें आप पिन कमेंट्स में जाते हैं, तो आप फाइल्स में जाएंगे तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे आपके जो आंसर्स हैं, मॉडल आंसर्स टॉपिक वाइज वहां पर दिए हुए हैं। सर कौन सा ग्रुप सर? आपका क्लास का ग्रुप होता है पीएसआर ऑप्शनल ग्रुप। सर मैं तो ज्वाइन नहीं हूँ उसमें सर, मैं तो आपको कोर्स। मैसेज, मैं समझ गया, आपको मैसेज या मेल पर ना एक बिट यूआरएल लिंक आता है जब आप एडमिशन लेते हैं, तो कई बच्चे जी सर। सोचते हैं क्या लिंक है, लेकिन आप उस पर लिखा रहता है कि एक क्लास टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्रोम ओपन होता है, फिर आप ज्वाइन टेलीग्राम करते हैं, फिर वो ज्वाइन आप कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा, आपको वो लिंक अभी ना मिल रहा हो आपके मेल में या मैसेज में, तो आप एक बार सपोर्ट टीम पे कॉल कर लेंगे, वो आपको भेज देंगे। मैं आपका नाम भी नोट करा लेता हूँ, उनका नाम प्लीज नोट कर लीजिए, लक्ष्मी प्रिया। जी सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। संचित। जय हिंद सर। जय हिंद सचिन। संचित। सर मैं इस साल मतलब 22 साल का हो जाऊंगा सर, ठीक है, सितंबर में। तो सर मैं 2024 में एग्जाम देना चाहता हूँ सर। ठीक है, सर मैं तैयारी सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता हूँ सर, अपने आप ही। ठीक है। तो सर कैसे कर सकता हूँ उसकी स्ट्रेटेजी, और सर क्या स्टडी आईक्यू जो यूट्यूब चैनल है वो सफिशिएंट होगा सर मेरे लिए, अगर मैं वहां से करूँ और मैं खुद बुक से प्रिपरेशन करूँ अपनी? ठीक है, देखो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो खुद, तो आप ये देख लो कि एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड ये है कि बेसिक प्लस डेप्थ प्लस एप्लीकेशन। तो बेसिक्स के लिए एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करना,
फिर डेप्थ के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को टाइम वाइज रेफर करना, कि आपके दिमाग में टाइम हो। अगर आप 2024 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टाइम हो कि यार दिसंबर तक मेरा प्लान है पूरा का पूरा कि मैं इस समय तक पॉलिटी कंप्लीट कर लूंगा, साथ में ज्योग्राफी भी करता रहूंगा, फिर इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, छोटे छोटे जो भी सारे टॉपिक्स हैं अलॉन्ग विद द मेजर पिलर्स मैं कंप्लीट कर लूंगा विद दीज स्टैंडर्ड सोर्सेस। तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेस, जब सेकंड रिवीजन करो स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेस का तो उस टाइम पर नोट्स भी बिल्डअप कर लो अपने। मार्केट में नोट्स मिल जाते हैं, बट द पॉइंट इज ये एग्जाम कंटेंट का नहीं है, ये एग्जाम आपका क्या डेवलपमेंट हुआ कंटेंट से उसका है। तो जब आप एफर्ट करते हैं ना तब आपका डेवलपमेंट होता है। और साथ साथ में आप ना टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे एटलीस्ट आपको पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कहाँ है, अभी किस स्टेज पर है, कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, डेडलाइन भी आपके सामने रहेगी कि अच्छा मेरा टेस्ट है, मुझे रिवाइज करना ही होगा, फिर मुझे प्रीलिम सेंट्रिक टेस्ट देना है, मेन सेंट्रिक टेस्ट देना है, फीडबैक आपको मिलेंगे तो कमियां पता लगती रहेंगी। ओके सर, ठीक है। स्टडी आई की जो यूट्यूब चैनल है उससे हो जाएगा सर, उसमें हेल्प अगर लेना चाहूँ? स्टडी आई की यूट्यूब चैनल से बिल्कुल हेल्प होगी, क्योंकि अलग अलग इवन जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीरीज भी अवेलेबल है, राइट। उन सीरीज के थ्रू भी आप तैयार कर सकते हैं, बट जो अपडेशंस हैं, जो एनालिसिस है, उस पर थोड़ा आपको और एफर्ट करना होगा, ठीक है, स्मार्ट एफर्ट करना होगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे? टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं, आंसर्स, मॉडल आंसर्स, एमसीक्यू, क्विज, प्रीलिम सेंट्रिक, सब कुछ इसमें मैं डालता रहता हूँ। कोई भी आपको हेल्प चाहिए ज्ञान देगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, अंजलि, आंचल गुप्ता। हेलो हेलो अंजलि सर। यस अंजलि। सर मेरे को ये डाउट था सर, मैं स्टडी आईक्यू की स्टूडेंट हूँ और मैंने हिंदी मीडियम का बैच लिया हुआ है सर, बैच नंबर 2। तो सर मेरी पॉलिटी आधी हो गई है और इकोनॉमिक्स मेरी क्लासेस चल रही हैं, और मैंने एनसीईआरटी का भी बैच लिया हुआ है, बैच नंबर 5 लिया हुआ है। तो सर एक तो वो टाइमिंग दोनों की सेम है, तो मेरा एनसीईआरटी पूरा पूरा छूट रहा है, तो सर उसको कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और दूसरी चीज सर, मैं पीएसआई और ऑप्शनल में चूज कर रही हूँ, तो सर मैं हिंदी, प्योर हिंदी मीडियम हूँ और आपकी शायद इंग्लिश है। मैं आज आपका पहली बार मैंने आपका लेक्चर लिया है। यस। तो सर मैं कैसे उसको कवर अप कर सकती हूँ सर? हमारा क्लास बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, यस सर। हिंदी नहीं है। यस सर। आपको समझ में तो आएगा, मतलब यस सर। प्राइमरी जो हमारा कंटेंट है वो सब इंग्लिश में है। जी सर। तो बेस्ट एडवांटेज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को रहेगी। तो आप हाँ, तो इसमें ये वाला पॉइंट है अंजलि। तो सर फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस टीचर के पास जा सकती हूँ पीएसआई और ऑप्शनल के लिए, जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा? आप एक बार सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर कुछ डेमो लेक्चर्स, तो जिनका आपको समझ में आए, जिनका कंटेंट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो, अपडेटेड हो, आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो सर आप मुझे हेल्प करेंगे ना सर? मैं हेल्प कर दूंगा इसमें। देखो कोविड से पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो ऑफलाइन में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बैच चलते थे पीएसआर ऑप्शन के। मतलब आप सर्च करोगे तो कई सारे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, 6 साल पुराने भी। तो उस समय का जो स्टैटिक का कंटेंट है वो तो ऑलरेडी है जी सर, मैं वो भी आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, आप वो अलग से चेक कर सकते हैं। बट जो हम नया नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं एज देने के लिए कंटेंट को, वो उसमें नहीं है, वो केवल इंग्लिश में है। अब केवल मैं इंग्लिश का ही कंटेंट मतलब बना रहे हैं यहाँ पर। ओके सर। तो आपको कोई हेल्प चाहिए कि हम दें? जी सर। एक चीज और थी सर, जैसे आपने कहा कि स्टडी आईक्यू का ऑफलाइन ऑफिस भी है, अगर सर हम मीट करना चाहे या अपने आंसर्स चेक कराना चाहे, बात करना चाहे, तो ये कहाँ पे है सर? ये ऑफिस मुझे नहीं पता है। स्टडी आईक्यू ऑफिस इज इन गुड़गांव, यूनिटेक्स साइबर पार्क, टावर A, 2nd फ्लोर। ओके, थैंक यू सर। सर मैं 2024 का ट्राई कर रही हूँ और मेरे पास ये आई एम मैरिड पर्सन, तो सर मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ज्यादा चांस नहीं है। तो सर क्या ये हो पाएगा? क्योंकि जैसे बैच नंबर 2 लिया है तो जैसे पढ़ाई ठीक चल रही है, ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, क्लासेस मैं ले पा रही हूँ, थोड़ी सी रिवीजन हो पाती, ज्यादा नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा सर गाइड कर पाएंगे मुझे? सबसे पहले तो अपनी शब्दावली से ट्राई हटा दीजिए, बिल्कुल हो पाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। एफर्ट करिए, बिल्कुल श्योरिटी से होगा फिर। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पर अंत करते हैं। बाहर काफी लोग इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो के लिए। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो यू कैन कनेक्ट विद मी हियर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। और ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। आप में से कई लोग अभी मिलने ही वाले हैं 21 अप्रैल से PSR ऑप्शनल बैच। studyIQ.com पर जाएंगे,
तो यू कैन ज्वाइन देयर। और त्यागी लाइव ये कोड लगा लीजिएगा तो आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। त्यागी लाइव। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।